नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, कल के भारी बिकवाली के बाद आज बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में 1% से ज्यादा की तेजी, चौतरफा खरीदारी, सारे ही सेक्टर्स हरे निशान पर कर रहे कारोबार। इसको डिटेल में और समझिए, करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। उतार चढ़ाव के बाद बाजार में रिकवरी की अच्छी रफ्तार। निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 22,500 के पार। बैंक निफ्टी भी करीब 600 पॉइंट दौड़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी ज्यादा, डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 7% गिरा। कल क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट की उम्मीद में बैंक, एनबीएफसी और रियल्टी शेयरों में जोरदार एक्शन। सरकारी बैंकों में भी जमकर खरीदारी। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी 4% तक ऊपर। बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट से पीएनबी हाउसिंग और बजाज फाइनेंस भी ऊपर कर रहे हैं कारोबार। आईटी सेक्टर में आज भी रिकवरी का मूड कायम। केपीआईटी, एम्फेसिस और इन्फोसिस में 3% तक की मजबूती। साथ ही कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और एनबीएफसी में भी रौनक कायम। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में जबरदस्त जोश। ऑप्शन ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स बढ़ने से एमसीएक्स 5% ऊपर। बीएसई में भी 6% की जोरदार मजबूती। सीडीएसएल कैंप्स में भी खरीदारी का। चौथी तिमाही में अच्छे कारोबारी अपडेट से चमका टाइटन का शेयर करीब 5% ऊपर। Q4 में करीब 25% रही सैंडल ग्रोथ। सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद घरेलू ज्वेलरी में दिखा 24% का इजाफा। और एलपीजी के दाम बढ़ने और सस्ते क्रूड से ओएमसीज में अच्छी तेजी। 2 से 4% तक चढ़े आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। साथ ही पेंट और एविएशन शेयरों में भी रौनक कायम। सुबह बिग स्टॉक्स में ओएमसीज का हुआ था सटीक एनालिसिस। ओके, चलिए, मार्केट के लिए आखिरी 1.5 घंटा काफ़ी क्रूशल होने वाला है। और मैं एक्चुअली बीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून, मैं एक मीटिंग से निकला था। उस वक्त जब मैंने पॉइंटर्स भेजे थे, वहाँ से लेके अब तक मैं वापस हाई सम 180 पॉइंट फिसल चुके हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पिक्यूलर मार्केट है। खैर, जिस समय मैं ये पॉइंटर्स भेजे थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें, कल और आज के बीच में निफ्टी में अच्छी रिकवरी है। करीब 1000 पॉइंट की रिकवरी थे। हाँ, अब अगर आप माने तो रिकवरी 900, 850, 900 पॉइंट की रह गई है। और आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि आज गैप अप के बाद मार्केट नीचे आया। पहले एक बार तो लगा कि हम रेड में चले जाएंगे, और वहाँ से जो रिकवरी आई वो ज़्यादा ज़रूरी थी। और उसके बाद हमने डे हाई क्रॉस करा, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग था कि गैप अप में सेलिंग जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए होंगे, लेकिन उसके बाद जो बाद में सेकेंड हाफ में जो ज़ोरदार तेज़ी आई वो ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा जल्दबाजी होगा ये कहना कि वर्स्ट इज़ ओवर। हाँ, एक चीज़ है, एक बार जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स रखिए, और वो आई थिंक सबसे क्रूशल है आज का जो भी मार्केट है उसमें। सुबह पहली रैली कोलैप्स हुई, लेकिन दोबारा लोअर लेवल पे बाइंग आई। हमने सुबह बात की थी हमने कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शायद आज आईटी और मेटल्स में ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग बने। खैर, देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा रहेगा कैसे, और उसकी बात होगी। वीरू, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आज रिकवरी देखने को मिली है, कल की भारी बिकवाली आज देखिए, जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। 300 अंकों से ज़्यादा चढ़कर निफ्टी कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी अच्छी तेज़ी, बैंक निफ्टी, सारे ही सेक्टर्स में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है आज के सेशन में हमें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अनुज जी ये कि ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? क्या ट्रिगर किया मार्केट को जो नॉर्मल एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, या फिर कोई इसके पीछे की वजह है? और साथ ही ये कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा श्रेया, जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है वो इम्पॉर्टेंट है। गैप अप होना था, ये हमें पता था। गैप अप में सेलिंग आ जानी थी, ये रिस्क था। हमने सुबह बात भी की थी कि गैप अप में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप भले निकलने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपने कल से लॉन्ग करा हुआ है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें। ये सुबह की अप्रोच थी मेरी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अब बन रही है कि अब हम कहाँ पर हैं इस समय। एक बार निफ्टी का आप लेवल लेकर आइए। अब हम 22,600
97 का हाई था, 22,582 पर हम हैं। मेरे ख्याल से अब जो लेवल टू वॉच है वो है 22,800 से 850 के करीब का जोन। वो मिड पॉइंट है इस रेंज का, जो हमने डबल बॉटम और डबल टॉप बनाया है उसका मिड पॉइंट है 22,850 पर। यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा मामला मार्केट एक बार टेस्ट करेगा। 22,850 के ऊपर अगर आप टिके तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप और ऊपर जा सकते हैं। और आज का लो नहीं टूटना चाहिए। आज का लो 22,270, टेक्निकली हमने आज एक हायर लो बनाया है, कल के लो से मच बेटर, तो वो लो नहीं टूटना चाहिए। हायर लो और हायर हाई दोनों बनाया है टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट में, तो आज का लो सबसे क्रूशल सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से। क्रूशल चीज़ हो गई देखने वाली बैंक निफ्टी और आज के एफआई के फिगर्स, क्योंकि आईटी में थोड़ी बाइंग आई। जब भी लोअर लेवल से वापस बाइंग आती है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है आपको। अब देखिए आज का लो था 50,030, अब हमें 50,561 पर, आज का हाई था 50,793। 50,800 से 51,000 ये मुझे लग रहा है एक जोन है जहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस होगा तभी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आज का लो सबसे क्रूशल सपोर्ट रहेगा। लेकिन इसमें ना ये लेवल्स मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस करें क्योंकि एक मोरलेस एक सेंस बन रही है कि अब ग्लोबल मार्केट में भी कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट में भी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रही है। आप एशियन मार्केट देखिए, आप यूरोपियन मार्केट्स देखिए, डाउ फ्यूचर भी 700 पॉइंट ऊपर है। तो एक सेंस बन रही है मार्केट को कि शायद ग्लोबल मार्केट में वो जो एक नी जर्क रिएक्शन आना था वो शायद कुछ हद तक अब खत्म हुआ है। कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा मार्केट को। कोई भी मार्केट देखिए आप, काफ़ी मार्केट्स हैं जो अपने हाई से काफ़ी अब स्लिप होकर काम कर रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद कॉन्फिडेंस वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए मार्केट का सत्र अच्छा रहा है अब तक। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको? गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक अनुज जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है उसमें मैं अभी एट द मोमेंट जिन स्क्रिप्ट्स पे मोमेंटम बन रहा है और कुछ सुबह का दोनों लेके चलता हूँ। HDFC लाइफ, डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे। HDFC लाइफ में पिछले 10 मिनट से मैं ऑप्शन एक्टिविटी और साथ ही साथ फ्यूचर्स की एक्टिविटी देख रहा हूँ। डे हाई पर आज का ओपनिंग पॉइंट था 10, आया नीचे, 20 डे वहाँ से कंफर्मेशन लिया। इसने कल की रैली में एक बहुत स्टेबल सेशन दिया था, कल के कोलैप्स में माफ़ कीजिएगा, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था और आज फिर ह्यूज बाइंग, आई मीन 5.5% OI बिल्डअप, 687.75 इन कैश, फ्यूचर 690 ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। मतलब OI और ऑप्शन और पुट राइटर्स की एक्टिविटी को देख रहे हैं अनुज तो सबसे स्टेबल लगता हुआ। देन इंडिगो शायद आज मेरी टीम में भी था, आपकी भी पसंद, और इंडिगो इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई 5185। OI पैटर्न देखिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग, 5100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। 2.5% बिल्डअप, 2 लाख शेयर का बिल्डअप है यहाँ पे। हाई टिकट साइज काउंटर है बट एक टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ, तो इंटरग्लोब एविएशन अपने साथ क्रूड का एडवांटेज कैरी करता हुआ, ये 2। और तीसरा है एशियन पेंट्स। देखिए एशियन पेंट्स हमने सुबह भी बात की थी, लेकिन इस वक्त बात करने का जो कारण है वो ये है कि एशियन पेंट्स अब अपने आप को 2402 पे यानी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, इट्स जस्ट सिर्फ इस क्लोजिंग की बात नहीं है, ये इसमें बदलाव हो रहा है। टेक्निकल पैरामीटर से बड़ा चेंज एक ज़माने बाद, 9 अक्टूबर के बाद पहली बार एशियन पेंट्स 100 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। जरा प्लीज़ OI रखिएगा इसमें। अभी हालांकि 2400 पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल नहीं है, बट स्टिल अनुज नीचे के स्ट्राइक्स में अच्छी पुट राइटिंग है। तो ये 3 स्टॉक्स, HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स और आपका ये इंडिगो, तीनों अच्छे ब्रेकआउट के कगार पे। अच्छा अनुज, निफ्टी बैंक को आज थोड़ा कंसिडर करते हैं। निफ्टी IT पे तो बात काफ़ी हो चुकी है। निफ्टी IT ने कल से लेकर 1.30 से लेकर अब तक काफ़ी साइजेबल पुल बैक दिया। ये निफ्टी बैंक 51,000 और 50,800 पे फंस रहा है, लेकिन आज 50,000 पे पुट राइटिंग भी है, वहाँ पर सपोर्ट ले भी रहा है। इवेंट को देखते हुए निफ्टी बैंक पे और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स जिन्होंने आज की रैली में पार्टिसिपेट एज ऑफ नाउ बहुत नहीं किया है, क्या व्यू बन रहा है? वीरू पता है प्रॉब्लम क्या आने वाली है हमारे साथ? प्रॉब्लम ये आने वाली है कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स एक के बाद एक लाइंड अप है। जैसे आपने बोला कल पॉलिसी, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओवरनाइट ट्रम्प कुछ नहीं बोलेंगे, वरना कल पॉलिसी फिर साइड शो बन के रह जाएगा। अगर हम अज्यूम कर लें कि ओवरनाइट ट्रम्प कुछ नहीं बोलेंगे, जो डाउ फ्यूचर है उसके हिसाब से अमेरिकी मार्केट स्टेबल रहेगी, थोड़े गेंस के साथ रहेगी, तो कल हमारे पास एक मौका होगा कि एक दिन के लिए हम फोकस कर सकें हमारे खुद के डोमेस्टिक इवेंट पर, जो कि है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी। अब हर कोई ये मान के चल रहा है कि रेट कट आएगा, तो मार्केट उसको प्राइसिंग करके जा रहा है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमारी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो भी कंसेंसस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का कल रेट कट आना है यहाँ पर, तो वो एक्सपेक्टेड है।
अब उसमें गवर्नर साहब उसके अलावा और क्या बोलते हैं, आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। थोड़ी सा वो ग्राफिक प्ले कर दीजिएगा जो हमारे एमपीसी ने कहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट फिर एक अजम्पशन लेगा कि अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स के पास आउट परफॉर्म करने के लिए, बैंकिंग और फाइनेंस आउट परफॉर्म करने के लिए अभी भी रीजंस हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया, इवन कल की गिरावट के बाद भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। तो ये पॉसिबल है कि कल मार्केट इस पर फोकस करे, लेकिन इसके बाद मार्केट का फोकस फिर वापस ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे। अच्छा एक और बात, उसके बाद परसों छुट्टी है, लेकिन छुट्टी वाले दिन नहीं, परसों नहीं, थर्सडे को छुट्टी, हाँ परसों थर्सडे है, सॉरी परसों छुट्टी है। उस दिन टीसीएस के नंबर्स आने हैं। सॉरी मैं थोड़ा अभी तक वो रणथंभौर में घूम रहा हूँ। तो परसों टीसीएस के नंबर्स आने हैं, तो उसकी वजह से वो अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी, वो एक और फैक्टर जुड़ जाएगा। तो फैक्टर्स हमारे पास काफ़ी हैं वीरू, और एक्चुअली काफ़ी सारे ट्रंकेटेड, हमारे इस अगले 3 हफ्ते काफ़ी ट्रंकेटेड रहने वाले हैं। 1 छुट्टी 2 छुट्टी ऐसे रहने वाला है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा हमको। तो थोड़ा सा दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग को जरा सा माफ़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अब श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम जानने के लिए। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे सर, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड आज खरीदारी देखने को मिल रही है, सारे सेक्टर्स देखें आप इन ग्रीन कारोबार कर रहे हैं, और जिस तरीके से आईटी में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी अपना, सेक्टोरल अप्रोच क्या होगी? मेरी सेक्टोरल अप्रोच वही है जो आज सुबह थी। आप देखिए, सबसे पहले आप लेकर आइए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, HP, BP और IOC। आज सुबह मैंने बिग स्टॉक्स में भी बात की थी इनकी। बहुत लोगों ने इसको रेड कहा था, मैंने इसमें ग्रीन की बात की थी, क्योंकि बड़े थीसिस पे जाइए आप। गवर्नमेंट का सपोर्ट, क्रूड का नीचे आना, और मार्केट की होप होगी एक जो बाकी का बचा खुचा है वो शायद कुछ कैबिनेट से इनको कुछ रिलीफ मिल जाए। तो OMCs पर खास फोकस है ये। और आज मार्केट ने आपको मौका दिया, गैप अप के बाद नीचे आए, और नीचे से जब स्क्रीन पर तेजी हो तो वो अच्छा होता है। दूसरा मेटल्स, अगर ये ग्लोबल मार्केट रैली एक्सटेंड करेगी तो मेटल्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी, भले ही आज ना चले हो, अभी भी थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग प्ले बाकी है। आई थिंक थोड़ा मेटल्स को लेकर स्ट्रीट इसलिए नर्वस है क्योंकि वो चाइना वाला फैक्टर किसी को नहीं पता कि चाइना कैसे बिहेव करेगा, उस वजह से। तो उसको अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। IT, आई थिंक IT में 52 वीक लो लगाने के बाद एक बार के लिए सेंस बनती थी कि 4-5% की रैली बनती है निफ्टी IT में, और वो आई थिंक मोर और लेस प्ले आउट हुई। 30,900 का लो लगा के अब हम 33,000 पर है। एग्जैक्ट लो को तो भूल जाइए आप, लेकिन फिर भी 6-7% निफ्टी IT चल चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और शायद 2-3% की जगह, ये प्योरली फ्रॉम द नियर टर्म शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा स्टॉक्स वापस यही पिटेंगे अगर ट्रम्प साहब ने फिर कुछ उल्टा बोल दिया, तो जो यू नेवर नो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्विक इन क्विक आउट टाइप की कुछ ये ट्रेड्स है, एक्सेप्ट OMCs जो जहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा सा और कंस्ट्रक्टिव है। बाकी तो खैर हम बाकी सारे मोस्ट सेक्टर्स डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए, तो बात हो गई सेक्टर स्पेसिफिक। अब चलते हैं सीधे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। कौन कौन से स्टॉक्स में आज तेजी है, पहले वो रखते हैं स्क्रीन पर। जिस तरीके से आज मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई है, आपकी स्क्रीन पर से बात देखिए। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ही अच्छी खासी तेजी। श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर्स में शामिल, 4.25% से ज़्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। जोमेटो में कल भी इन ग्रीन बंद होने में कामयाब हुआ था ये स्टॉक, और आज भी देखिए 4% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। टाइटन शानदार Q4 अपडेट, और जानेंगे डिटेल में इसमें आगे। और इसमें भी देखिए 4% की तेजी आज के सत्र में। आयशर मोटर्स उछल गया आज के सेशन में, 3.5% की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। पॉलिसी बाजार देखिए 5.6% करीब तेज हुआ। बायोकॉन में खरीदारी हुई 4% से ज़्यादा। BSE इनफैक्ट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में ही आज अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, 5.5% तेज होकर ये भी कामकाज कर रहे हैं। एम्फेसिस भी आज के सत्र में खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली, 4.25% करीब चढ़ गया। लेकिन कुछ 3-4 स्टॉक्स ऐसे थे जो इस अच्छी खासी तेजी में नहीं टिक पाया। उसमें से शामिल डिलीवरी देखिए, कल गिरते बाजार में स्टॉक तेज था, लेकिन आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लगभग 6.25% गिरकर कर रहा है कारोबार। वोडाफोन आइडिया पिटा, 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। एस्ट्रल में मुनाफा वसूली 1.5% से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फ्लो समझाती हूँ मैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबसर से, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, कविता जैन, सोनी पटनायक और जतिन गेड़िया जी से। 2:20 पर कंचन बताएंगे आपको रियल
स्टेट शेयरों में आज क्यों है जोरदार तेजी, 2:25 पर मिताली बताएंगी एमसीएक्स में आज क्यों है जोरदार उछाल। साथ ही 2:30 बजे मैं बताऊंगी आपको टाइटन में क्यों बढ़ रही है चमक। 2:35 पर विपिन जी से समझेंगे आरबीआई की पॉलिसी से क्या है उम्मीदें। साथ ही 2:50 पर हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहराबून ईरानी जी और 3:05 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:10 पर यतिन बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:20 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए हमारे गेस्ट तैयार हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय मेरे ख्याल से लॉन्ग रहेगा और स्टॉक का नाम है जोमेटो। बहुत बढ़िया आपको मिला था कल और आज सस्टेन किया हुआ है, बेस बहुत अच्छा बना है, करीब 200-210 के आसपास ट्रेड कर रहा है 217.85 पर। जोमेटो स्टॉप लगाना चाहिए सिर्फ ₹2 का, 215 का स्टॉप लगाना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 225 के पॉसिबल है जोमेटो में। यस जोमेटो। ओके, जोमेटो में आपका एक बाय कॉल है 218, ऑलमोस्ट ही 218 प्राइस स्ट्राइक करता हुआ। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल मेरा ट्रेड भी एफएमसीजी से है, दैट इज ऑन टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर काफी अच्छी स्ट्रेंथ लिए हुए है ऑन अ वीकली ऑन अ डेली चार्ट टू 1070 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है 1100-1120 के प्राइस टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1055 का। डे हाई पर टाटा कंज्यूमर 2.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है लगभग। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए एलआईसी हाउसिंग पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एलआईसी हाउसिंग में स्टॉक ने वापस अपने 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। काफी बेहतर वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं, तो आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। इसलिए एलआईसी हाउसिंग में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 559 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 600 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहे तो 580 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹17 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 580 का कॉल ऑप्शन ₹17 पे ट्रेड हो रहा है। ₹11 के स्टॉप लॉस से ₹30 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलते हैं अब सोनी पटनायक के पास। सोनी जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक किया आपने। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे। पिडिलाइट यहाँ पे अपने 200 डे ईएमए को क्रॉस करने की आज कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है चार्ट्स पे और यहाँ पे काफी अच्छा एक बेस बन रहा है ऑप्शन चेन में 2900 के पुट में। सो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 2930 लेवल पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2900 का, टारगेट है 2960 और 2980। ओके, पिडलाइट कॉल हो गई यहाँ पे। अब आपकी एक चलते जतिन गिरिया जी के पास। जतिन जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में होगा। पिछले दो वीक के जो हाई है उसके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। करंट स्तरों से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 2264 का और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2416 के। ठीक है, एचयूएल बाई साइड की ट्रेड जतिन जी की तरफ से आती हुई। अब बताइए मयूरेश जी गुड आफ्टरनून आपको। जिस तरीके से कल भारी बिकवाली थी बाजार में, आज तेजी है, ऐसे में आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स आएंगे। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक चुनिंदा एनबीएफसीज में अच्छी खासी स्ट्रेंथ एग्जिबिट हो रही है। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन यही है कि कल जो रेट कट आएगा 25 बिप्स का, इससे जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी ये अच्छी खासी कम हो सकती है और एक अच्छी खासी ग्रोथ ओरिएंटेड प्लान शायद आरबीआई सामने रख सकता है। आवास फाइनेंशियर्स ये हमें ठीक ठाक लग रहा है, जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए ये स्टॉक के साथ। 2-3 की रीजंस आई थिंक, अगर आप एयूएम ग्रोथ देख रहे हैं तो वहां पे एक ठीक ठाक बढ़ोतरी हमें देखने मिली है पिछले कई तिमाहियों तक का। दूसरा, अगर आप निम्स का प्रदर्शन देखेंगे तो जो 7.5% की निम्स है, अगेन द एक्सपेक्टेशन कि आरबीआई रेट कट करेगी और सेकंड हाफ में और भी रेट कट्स आ सकते हैं, इसके उम्मीद में मुझे लगता है कि निम्स का जो एक्सपेंशन हो सकता है ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल रहा है, मुझे लगता है जो जीएनपीएस एनपीएस है वेल मैनेज्ड है। थोड़ी सी एक अपटिक दिखी थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट आई थिंक एट 1.14% ग्रॉस एनपीएस, एट 0.81% नेट एनपीएस, ये काफी मैनेजेबल है इन माय ओपिनियन। एंड अगेन आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर पूल जो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और जो टिकट साइज है ये पूल के 85% ऑफ देयर ओवरऑल लोन बुक ऐसा है जहां पे टिकट साइज 15 लाख के नीचे है, जो आरओएस और आरओईज को सपोर्ट करता है। आरओईज एट 14% एंड आरओईज एट
सिग्निफिकेंटली हायर लेवल्स। तो हमें लगता है आई थिंक आवास आपके डेफिनेटली नजर में रहना चाहिए। जो रेटिंग, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हम कैंसिल में देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स ये स्टॉक को लेकर। ओके, आवास वेंचर्स यहाँ पे आपका ट्वीट है, लगभग ट्वीट करता हुआ 2078 पे। जितनी कॉल्स की उसमें सब बाय ट्वीट है। जोमेटो, प्रकाश सर का, कविता जी का टाटा कंज्यूमर, मानस जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस, जतिन जी ने HUL को पिक किया और सोनी पटनायक जी का पिडिलाइट था। और अब आते हैं कुछ ऐसे न्यूट्रल स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिनका कल के इवेंट से एक सरोकार भी है और ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। एक बार लेके आइएगा ICICI बैंक। कल की कैंडल को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वाइल हायर शेडो यानी न प्राइस ऊपर टिका, वाइल लोअर शेडो न प्राइस नीचे टिका, और बॉडी यानी ओपन क्लोज 20-50 के बीच में थी। और आज की कैंडल भी कुछ इसी प्रकार की है। बट मैं जब इसको ऑप्शंस पे देख रहा था, सोनी जी एक बार जरा इसकी इंट्राडे में 1300 की पुट लेके आएंगे प्लीज़। मैं देख रहा हूँ कि कॉल आइटर्स अगर कहीं से शुरू कर रहे हैं आज तो वो है 1330 की स्ट्राइक से और ऑल द वे टुवर्ड्स आई थिंक 1360। एक बात सोनी जी लग रहा है ना, आई मीन आज 1300 की पुट ओवरटेक कर गई है कॉल के आउटस्टैंडिंग वाई को। आपको लग रहा है एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ ICICI बैंक क्रिटिकली पॉइज्ड है इस रेंज में एक मूव के लिए, अगर थोड़ा सा भी पॉलिसी हमारे फेवर में रही तो? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि अगर क्रॉस कर पाता है 1310 1315 लेवल्स तो शायद ओवरटेक कर सकता है। अभी भी मुझे लगता है कि पुट राइटर्स में काफी वो एक स्ट्रेंथ डोमिनेट कर रहे हैं ये लेवल को। ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। बट क्रॉस करता है अगर 13-15 के ऊपर एटलीस्ट, तो वहां पे पुट राइटर्स एग्जिट होंगे, तब जाके उनका डोमिनेंस उस स्ट्राइक पे एंड होगा एंड स्टॉक टुवर्ड्स 1350 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस होने पर ही बाय करना का मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और इन एनी वे सपोर्ट यहाँ पे 1275 के तरफ एक सपोर्ट बन भी रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, रेजिस्टेंस क्रॉस होने पर बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए वैसे आजकल ना वीरो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनमें काफ़ी कलाकारी आ रही है आजकल। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ और मुझे वो पिक्चर अच्छी लगी एक्चुअली। किसी ने मेहनत की है हमारे लोगों पर। तो देखिए आज सुबह ये फोटो कल भी आई थी, कल भी आई थी। हाँ बिल्कुल, कल भी आई थी। कल भी आई थी, बस मेरी आंखें बंद हैं इसमें, आपकी आंखें खुली हुई हैं, बस वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बट अच्छा, काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है ना। हाँ, अच्छा है। कल की पिक्चर में हम सबको इंक्लूड किया गया था, आपको, मुझे, आशीष को, प्रकाश सर को, मेरे ख्याल से श्रेया और कंचन का भी अगर आप देखें श्रेया और कंचन की भी थी, इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, उनकी भी फोटो थी, वो भी लगाने की कोशिश करेंगे, वो भी उनकी भी फोटो थी। पर अच्छा है काफ़ी, थोड़ा सा मतलब अब मार्केट में इस समय लोगों के पास टाइम भी काफ़ी है एक्चुअली। बट इसमें आई एम श्योर कि वो देखिए, वो ट्रेडिंग बाबा करके एक ट्विटर अकाउंट है शायद उन्होंने बनाई थी, उनका कॉपीराइट है, हम इसलिए लिखा भी हुआ है कॉपीराइट, तो ये हमारी इमेज नहीं है, पहले से बोल रहे हैं, एक व्यूअर ने बनाई है इसके लिए। क्रिएटिविटी अच्छी लगी मुझे, तो इसके लिए सोचा इसको थोड़ा सा लिया जाए। चलिए एनीवे, बैक टू द मार्केट। और एक बार जरा आप लेकर आइए HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज का अब मैं कहूँगा ईजिली योर स्टॉक ऑफ द डे, क्योंकि खुला गैप अप, उसके बाद मौका दिया लोअर लेवल पर, और अब देखिए क्या डे हाई पर शानदार तरीके से अभी ये स्टॉक यहाँ पर काम करता हुआ। इस पर एक व्यू हो जाए। मानस, HPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनी में सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक यही है, कैसे ट्रेड करेंगे इसे अब? देखिए पॉजिटिव है दोनों चीज, दोनों BPCL HPCL अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों पॉजिटिव लगते हैं। अगर HPCL की बात करें तो आई थिंक स्टॉक ऑलरेडी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और अगर 375 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से 420 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर पोटेंशियल है इस तरह के मार्केट में जहां पर इतनी वोलेटिलिटी है। आई थिंक ये एक सेफ बेट रह सकता है, जहां स्टॉप लॉस आप 354 का लगा के पोजीशन ट्रेड लीजिए 410 और 420 के टारगेट के लिए। ये होगी HPCL पे बात। और मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट कंसिडर करना चाहता हूँ। आज बड़े दिनों के बाद, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 फरवरी के बाद, यानी एक लगभग 2.25 महीने के अंतराल के बाद, निफ्टी FMCG में एक ब्रेकआउट आया डिसाइसिवली अबव 50
1020 का पॉजिटिव क्रॉसओवर। लुक एट, एक बार जरा मैं आपको पूरी स्विंग जनरेट करके दिखाता हूँ पूरे सेक्टर की। निफ्टी एफएमसीजी में ब्रिटानिया पहला स्टॉक रखिएगा अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और ये 10 फरवरी के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे। कोलगेट, पहले नेस्ले बोला मैंने, कोलगेट अबाउट 20, डाबर में रिकवरी है, शॉक जोन से बाहर निकल के आता हुआ। उसके बाद इमामी फ्लैट, गोदरेज सीपी अबाउ ऑल मूविंग एवरेजेस। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर पोस्ट 5 फरवरी 50 डेमा के ऊपर, आईटीसी स्ट्राइकिंग 50 डेमा पोस्ट 5 फरवरी। उसके बाद मैरिको 7 फरवरी के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। नेस्ले भी अपने 100 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पतंजलि को स्किप करता हूँ, रेडिको खितान को स्किप करता हूँ, और टाटा कंज्यूमर एक बुलिश फ्लैग पे ऑलमोस्ट फ्लोट करता हुआ। ये जतिन, थोड़ा सा अपना एनालिसिस प्रस्तुत कीजिएगा। आप लोगों की एफएमसीजी में रीडिंग क्या है? ये पूरा सेक्टर, पूरा स्पेस लोअर लेवल से इमर्ज हो रहा है। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इट होल्ड्स बेटर रिवॉर्ड। आपका व्यू क्या चेस करना चाहेंगे विद द बिट ऑफ रिस्क एलिमेंट? देखिए, कल से आज तक में जो एक सेक्टर होल्ड आउट किया है वो है एफएमसीजी। आई थिंक 2 दिनों का जो फॉल हुआ था उसमें एफएमसीजी ने जरा भी ऑन द डाउन साइड पार्टिसिपेट नहीं किया है। हमें लगता है कि जो भी एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, ये सब स्टॉक्स में जो स्ट्रक्चर है अभी भी पॉजिटिव है। अगर जो आई थिंक आज का मेरा ट्रेडिंग पिक भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ही है, और पिछले आई थिंक कल के शो में हमने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बाय किया था। तो हमारा व्यू एफएमसीजी स्टॉक्स पे पॉजिटिव ही है, और गोदरेज कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे प्रिफर्ड पिक्स रहेंगे। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप पिक्स रहेंगे एफएमसीजी सेक्टर से। काफ़ी शानदार तेज़ी इस पूरे पर्टिकुलर स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। नेस्ले इंडिया भी देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ, शानदार तेज़ी एफएमसीजी में भी। इनफैक्ट कल आप देखिए भारी बिकवाली थी मार्केट में, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में ही कम डेंट पड़ता हमें नजर आया। एक और सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए रियल्टी सेक्टर की बात करते हैं। लगातार 3 दिन से रियल्टी सेक्टर में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन आज रियल्टी सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो सारे ही स्टॉक्स अच्छे खासे तेज़ी दिखा रहा है। शोभा देखिए लगभग 6.25% चढ़ गया। अनंतराज, लोधा 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तेज़ी की वजह क्या है इस पूरे स्पेस में, इसको समझते हैं हम कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए, रियल्टी स्पेस में शानदार तेज़ी आज के सेशन में क्यों है? जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने मेंशन भी किया, जो 3 दिन की लूजिंग स्ट्रीक थी आज वो टूटती हुई दिखाई दी है। नंबर्स यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी रियलिटी में देखने को मिली है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो Q4 के अपडेट्स आए हैं वो शानदार आए हैं। एक एक करके स्टॉक की बात समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की। बेसिकली कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं उसको प्रेजेंट किया है, जहाँ पे बुकिंग वैल्यू में आप देखिए 87% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक सीधा जंप देखने को मिला है। फिस्कल ईयर 25 की बात करी जाए तो वहां पे भी ये जंप जो है 7% तक हमें आता हुआ दिखाई दिया है। अगर Q4 में टोटल सेल देखी जाए नंबर वाइज, यूनिट वाइज, तो वो है 3703 की, यानी कि फिस्कल ईयर 25 में ये जो टोटल नंबर हो गया है वो आ पहुंचा है 15,302 यूनिट का। अब ये हमें रोबस्ट सेल्स तो देखने को मिली है। उसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है कंपनी के नए लॉन्चेस, जिसने जो कंपनी की सेल्स है उसको अच्छा खासा एक इजाफा दिया है। यही नहीं बल्कि कंपनी ने इस बार हाईएस्ट एवर बुकिंग वैल्यू को भी अचीव कर लिया है, और साथ ही साथ जो कंपनी की तरफ से एनुअल गाइडेंस आई थी उसका एनुअल गाइडेंस का 109% जो है कंपनी अचीव करती हुई यहाँ पे नजर आई है फिस्कल ईयर 25 के अंदर। सेल्स ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है, जिसके पीछे के कुछ मेजर कारण और भी है कि जो डिमांड आउटलुक है इस टाइम का वो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो लोगों को इस टाइम पे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस टाइम पे अगर मेजर लॉन्चेस देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से, तो रिवरीन जो है उसकी जो बुकिंग वैल्यू है उसने जो 2000 करोड़ के आंकड़े हैं उसको पार कर लिया है। साथ ही जो गुरुग्राम में एस्ट्रा है 1000 करोड़ का आंकड़ा वहां पे पार होता हुआ दिखाई दिया है, और साथ ही साथ एवेन्यू का जो आंकड़ा है वो भी 1000 करोड़ तक पार होता हुआ दिखाई दिया है। ये तो बात थी गोदरेज प्रॉपर्टीज की। आगे बढ़ते हैं। आज मॉर्निंग में हमने स्टॉक्स एंड न्यूज़ में मेंशन भी किया था, जो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है वो खबरों के लिहाज से आज फोकस में भी बना हुआ है। कंपनी ने जो है मैसूरू में करार किया है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। इसके वजह से हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है वो भी बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो बात ये चल रही है कि जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है वो इस महीने IPO लाने की तैयारी कर रही है। सेबी के पास अर्जी आ सकती है, और अगर IPO का साइज देखें तो
2000 से 2500 करोड़ का माना जा रहा है इस टाइम पे। और मैक्रोटेक डेवलपर्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो इनके भी अभी परसों ही हमने Q4 के अपडेट्स देखे थे, नंबर्स काफी ज्यादा रोबस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। प्री सेल्स की बात करी जाए तो 4810 का आंकड़ा ये पार करता हुआ नजर आया था, यानी कि YoY बेसिस पे 14% की ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिली थी। और जो कंपनी ने अपनी फुल ईयर की गाइडेंस दी थी उसको सरपास कर दिया है। गाइडेंस दी गई थी अप्रोक्सीमेटली 210 बिलियन की और कंपनी ने जो इस टाइम पे जनरेट किया है वो है 237 बिलियन का, यानी कि नंबर्स यहाँ पे भी पॉजिटिव आए हैं। एक बार वैल्यूएशन की पिक्चर और देख लेते हैं कि जिस टाइम पे मार्केट में हमने पिछले 6 महीने में देखा है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी लगाया और मार्केट में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। पी को अगर कंपेयर करा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का पी 80x पे ट्रेड कर रहा था, वो 36 पे आ गया है। मैक्रोटेक डेवलपर में भी देखिए कुछ सेम आंकड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। डीएलएफ 77 से 40 पे आ गया है। प्रेस्टीज और ब्रिगेड के भी जो वैल्यूएशन है इस टाइम पे काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। इस टाइम पे एनालिस्ट का नजरिया माने तो उन्होंने बोला है कि जो डिमांड आउटलुक है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। ऑल थैंक्स टू न्यू लॉन्चेस फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज जो है अच्छे लॉन्चेस लेके आ रही है, सारे ही तत्काल पे लेके आ रही है, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो मीडिएट हो। तो सारे ही लिहाज से इस टाइम पे रियल एस्टेट काफी पसंद आ रहा है। बिल्कुल, रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी तेज़ी, शानदार तेज़ी। Q4 अपडेट्स ठीक हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही है। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। आपके स्क्रीन पर भी वो सारे स्टॉक्स जिसमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। डीएलएफ देखिए लगभग 3% चढ़ गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स शानदार तेज़ी। मानस जी, अगर रियल्टी में एक स्टॉक आपको पिक करना हो तो वो कौन सा होगा और क्यों? देखिए, फिलहाल के लिए तो अगर हम डीएलएफ या गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, अभी भी स्टॉक में कहीं कोई रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिले हैं। ये दोनों स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं, 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है जहां पर हमें लॉन्ग पोजीशन बनाने की जरूरत हो। चलिए, डीएलएफ आपकी स्क्रीन पे और रियल एस्टेट थोड़ी बात हुई यहाँ पे। अब निफ्टी सेकेंड टाइम आप समझ लीजिएगा कि 22,680 की ट्रैजेक्टरी तक गया और थोड़ा सा स्लिप हुआ वहाँ से। इट्स नाउ 22625। वो 700 पे थोड़े से कॉलाइटर्स इमर्ज हो रहे हैं आज। तो सेकेंड टाइम वहाँ से अगर आप देखें एक स्लिप आया। मैं एक दो स्टॉक्स को और लोकेट करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे कुछ ऑप्शन ट्रेड्स विजिबल हैं। एक बार रखिएगा प्लीज़ BSC। मैं ऑप्शन एक्टिविटी देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी शार्प हो गई है। 5519 आज एक गैप अप हुआ, बहुत बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद इसने गैप्स को होल्ड किया और अब स्ट्राइक कर रहा है 5520 का। एक बार इसकी जरा 5500 की कॉल रखिएगा। शिल्पा जी, मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है इसमें, सोनी जी माफ़ कीजिएगा। और डे हाई पे आता हुआ मैं 5600 की कॉल को दिख रहा था, प्लीज़ 5600 की रखिएगा एक बार। 267 पे है 5500 की। एट द मनी पे काम कर सकते हैं क्या? आई मीन मोमेंटम आ रहा है। पिछले अगर आप 10 मिनट के टिक बाय टिक चार्ट्स को देखें और मोमेंटम से लग रहा है इस स्टॉक में, आपका व्यू इस पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक इनफैक्ट टुवर्ड्स 5800 एक बार टेस्ट कर सकता है। सो 5600 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करीबन 222 के रेंज पे यहाँ पे चल रहा है। मुझे लगता है इस रेंज पे बाय कर सकते हैं, बट अगर कोई डिक्लाइन भी मिलता है टिल 210 वहां तक ऐड कर सकते हैं कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे डिसेंट रखें बिकॉज विक्स फिर भी कल के रेट से थोड़ा सा हाई चल ही रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस टुवर्ड्स 140-150 के रेंज पे रहना चाहिए। और जब स्टॉक टुवर्ड्स 5800 लेवल्स टेस्ट करे तो आपका यहाँ पे टारगेट 350 प्लस लेवल्स हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि थोड़े से डिक्लाइंस पे भी बाय कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 140 का यहाँ पे रखना चाहिए कॉल ऑप्शन में। 350 और 400 प्लस के टारगेट्स रहेंगे। कॉल ऑप्शन में स्ट्रिक्ट 140 का स्टॉप लॉस BSE में अपनाएं और बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल अपनाएं। इनफैक्ट देखिए, आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में ही आज तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अब BSE हो गया, MCX भी टॉप गेनर्स में शामिल है अच्छी खासी तेज़ी के साथ। इनफैक्ट 5% ज़्यादा की तेज़ी के साथ वो कामकाज कर रहा है। CAM, CDSL सभी में अच्छी तेज़ी। लेकिन MCX की बात करते हैं। देखिए, आज करीब इसमें लगभग 5.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली इंट्राडे में। लेकिन इस तेज़ी की वजह क्या है, कारण क्या है, ये समझते हैं मिताली से। मिताली बताइए। जी, MCX के प्राइस ट्रेंड्स पे एक बार नज़र डालें तो आज
4.5 से 5% का इजाफा इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिला है। एक महीने में ये स्टॉक करीबन 15% चल चुका है। 3 महीने और 6 महीने में क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स खराब थे तो 13-14% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, लेकिन एक साल में यहाँ पे 44% का रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को दिया है। रीसेंट ट्रेंड्स की अगर बात करें, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही थी तो कमोडिटी सेंटिमेंट्स को लेकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना रुझान दिखाया है। और एमसीएक्स पे हमने देखा कि लास्ट 3 दिनों की जो वॉल्यूम्स थी उसमें मैसिव सर्ज देखने को मिला है ऑप्शन फ्यूचर्स में, जो कि कमोडिटीज़ जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और क्रूड में यहाँ पे देखने को मिला है। 3 दिन का जो प्रीमियम वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एवरेज प्रीमियम टर्नओवर जो है वो 6843 करोड़ पे पहुँच गया है। और अप्रैल की ही बात करें तो वो जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर है वो 5000 करोड़ के पार पहुँच गया है, जो कि पिछले 7-8 महीने में हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है। एक बार नज़र डालें तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल मतलब अप्रैल के ही आंकड़ों पे आप नज़र डालें तो 3, 4 और 7 अप्रैल को यहाँ पे मैसिव सर्ज हमें प्रीमियम टर्नओवर्स में देखने को मिला है। और इसका वजह मोस्टली कमोडिटी की वॉलेटिलिटी ही नज़र आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अपना रुझान यहाँ पे दिखाया। देखेंगे आप 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 7 अप्रैल को जो इसका एवरेज 2000-3000 के आसपास रहता है वो 5000-7000 करोड़, 7500 करोड़ को भी यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नजर आया। अप्रैल का जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर है वो पिछले 7-8 महीने के एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर को भी यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नजर आया। देखिए 3-4 हज़ार का जो एवरेज रहता है वो अप्रैल में, अभी 7 तारीख तक का ये जो डेटा है ये बता रहा है कि वो प्रीमियम टर्नओवर का जो एवरेज डेली वॉल्यूम है वो 5000 करोड़ के यहाँ पे पार पहुँचता हुआ नजर आया। हम FY25 पे अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पे एवरेज डेली नोशनल टर्नओवर में भी हमें हर क्वार्टर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है एमसीएक्स में। देखिए यहाँ पे 1.47 क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 में देखेंगे तो यहाँ पे 2.21 लाख करोड़ का एक फिगर सामने आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे कमोडिटी की तरफ अपना रुझान वॉलेटिलिटी से ट्रेडिंग में करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, चलिए मिताली, शुक्रिया। तो ये इस समय कुछ स्पेसिफिक्स कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर। मीनवाइल बात एमसीएक्स की हो रही थी, लेकिन स्टॉक ऑन द रेडार अब है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सुबह के लोज को प्रोटेक्ट करके और अब डे हाई को क्रॉस करता हुआ 55.28 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस समय। कविता जी, कोई ट्रेड रहेगी स्टॉक पर? या अनुज जी, अभी वीरेंद्र जी ने भी ट्रेड लिया। बीएससी काफी स्ट्रांग लग रहा है और अपसाइड मुझे लगता है पॉसिबल है, लाइक 5500 का कॉल अभी सोनी जी ने रिकमेंड किया है। सो इवन आई विश, मुझे लगता है 354 तक के टारगेट्स मुझे लगता है एट द मनी पे भी कर सकते हैं, शायद वो 5600 का कॉल दिया है। 228 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे रैली कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं 5 मिनट के लिए बाहर गया और वीरू ने स्पॉट कर लिया इसको, तो मैं वैसे मेरे को समझ जाना चाहिए था कि वीरू ने कर लिया होगा इसको स्पॉट। खैर कोई बात नहीं। होपफुली एसबीआई कार्ड तो नहीं स्पॉट किया ना वीरू आपने, या वो भी? नहीं, वो आपने स्पॉट किया था सुबह। हाँ, वो सुबह हमने स्पॉट किया था। सुबह उस पर बात भी हुई थी। सोनी जी, एसबीआई कार्ड देखिए एक बार ज़रा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ये स्टॉक, इस गिरावट में भी अपने 52 वीक हाइज के काफ़ी करीब। क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? मुझे लगता है अनुज जी, यहाँ पे वो जो 880 के लेवल्स को एक रिसेंटली टेस्ट किया था उसको रीटेस्ट करने आ रहा है। इनफैक्ट इस बार उसको क्रॉस भी कर सकता है। स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा बेस बना रहा है। 828, 830 के रेंज पे सपोर्ट बन रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल से भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 825 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा टुवर्ड्स 880, बट क्रॉस करता है देन टुवर्ड्स 920 लेवल्स भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। देखिए, चलिए आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है टाइटन। एक बार जरा उसको लेकर आइए। स्टॉक सुबह खुला 4% गैप अप के साथ, अभी भी सस्टेन कर रहा है, थोड़ा हाई से स्लिप हुआ है लेकिन फिर भी। ब्रोकर्स भी काफ़ी बुलिश हैं। श्रेया के पास चलते हैं, जानते हैं कि अपडेट्स कैसे रहे और ब्रोकरेजेस ने क्या व्यूज़ दिए। श्रेया बताइए। देखिए, अपडेट शानदार रहे और आपने सही कहा, इंट्राडे में हमें 6% की तेज़ी टाइटन में दिखी थी। थोड़ा सा भी फिसल कर ही कामकाज करे, लेकिन शानदार तेज़ी आज के सेशन में टाइटन में हमें देखने को मिली है। क्वार्टर 4 नंबर अच्छे आए हैं। आप क्वार्टर 4 स्टैंड अलोन कारोबार ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही रिटेल नेटवर्क में 72 स्टोर्स जोड़े गए हैं और अब टोटल स्टोर की संख्या जो है कंपनी की वो 3,312 स्टोर्स की संख्या हो गई है। ज्वेलरी सेगमेंट की बात करूँ स्पेसिफिकली तो वहाँ पे 24% की ग्रोथ रही है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि गोल्ड की कीमतों में नरमी के बावजूद
माफ़ कीजिएगा, सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद भी देखें आप तो टाइटन में ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। ज्वेलरी सेगमेंट में ये ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही आई केयर सेगमेंट में भी 18% की ग्रोथ रही। इनफैक्ट आप फ्रेगनेंस सेगमेंट की बात करें तो 26% की ग्रोथ। कैरेट लेन में भी ग्रोथ 22% की रही है। तो सभी मोर्चे पर Q4 के नंबर्स शानदार आए हैं और ब्रोकरेजेस ने इसी को पिक किया, इसलिए न्यूट्रल की कॉल आई है सिटी की तरफ से। और टारगेट प्राइस की बात करें तो 3550 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि अभी जिस भाव पर ये कारोबार कर रहे हैं वहां से लगभग 13% का अपसाइड पोटेंशियल सिटी को टाइटन में नजर आ रहा है। जो उन्होंने पिक किया, जो सबसे अच्छी चीज लगी सिटी को इस पूरे Q4 अपडेट में, वो सामने रखते हुए आपके उनका मानना है कि ज्वेलरी सेगमेंट में जिस तरह से 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है सोने के कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। आप स्टोर सेल ग्रोथ की बात करें तो वहाँ भी 15% का आंकड़ा दर्ज हुआ है। ज्वेलरी में 27%, कॉइन में 65%। और ज्वेलरी में अगर मैं सेग्रीगेट करूँ तो आप देखें सॉलिटेयर सेगमेंट में टर्न अराउंड देखने को मिला है। साथ ही स्टडेड ज्वेलरी सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ रही है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है, अच्छी चीज़ है। टिकट साइज में भी हाई डबल डिजिट ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में संभव हो सकती है। ऊंचे प्राइस बैंड में भी डिमांड बरकरार है, इसलिए टाइटन में शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। बिल्कुल, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है टाइटन को। महेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या रहेगा टाइटन पर व्यू आपका? आफ्टरनून अनुज जी, जैसे श्रेया ने कहा, आई थिंक अपडेट काफी इनकरेजिंग है टाइटन के लिए। और अगर ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स, और स्पेसिफिकली आई थिंक मार्जिन्स कैसे आते हैं ज्वेलरी बिजनेस को लेके, ये बहुत अहम होगा चौथे तिमाही के नतीजों के हिसाब से। और अगर ये मेंटेन कर पाते हैं रन रेट अगले कुछ तिमाहियों तक, तो आई थिंक जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है टाइटन का, ये शायद आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो। रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स ऑनेस्टली जैसे हम देखते हैं थोड़े वीक है बिकॉज ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस एज वी सी इट। बट जनरली आई थिंक तीन चीजें, एक आई थिंक जो वेडिंग ज्वेलरी में जो पोर्टफोलियो गैप्स थी इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, दे आर ऑब्वियसली इंट्रोड्यूसिंग दैट। दूसरा, जैसे श्रेया जी ने कहा, आई थिंक जो स्टडेड पार्ट ऑफ द बिजनेस है, स्टडेड ज्वेलरी स्पेसिफिकली, जो हाई मार्जिन बिजनेस होता है, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट दिखी है विद स्पेसिफिक डबल डिजिट ग्रोथ इन द सॉलिटेयर बिजनेस। और तीसरा मैं देखना चाहता हूँ स्पेसिफिकली आई थिंक लैब ग्रोन डायमंड्स। लोगों का ये मानना है कि दिस गेट्स इंट्रोड्यूस, आई थिंक दैट विल लीड इनटू देयर कोर बिजनेस। बट जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं और जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस सेगमेंट हम देख रहे हैं लोकली एंड ग्लोबली एज वेल, इसको टाइटन कैसे काउंटर करती है और क्या लाती है इन टर्म्स ऑफ अ ब्रांड पेडिग्री, ये देखना बहुत लाजमी होगा। नंबर्स आई थिंक शानदार है, जिनके पास आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए टाइटन। ओके, चलिए प्रशांत जी भी ऐड हुए हैं पैनल में। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड पिक किया आपने? जी अनुज जी, वीरू जी, श्रेया जी, वेरी गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे अगर हम केपीआईटी टेक के पैटर्न को देखें, एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे बिग वाले रेकमेंड करूंगा, करीबन 1116 स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 1116। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 1135 के ऊपर, अबाव 1135, 1136 का रख सकते हैं। टारगेट होगा 1080 से लेके 1075, 1075। ओके, अच्छा वीरू, श्रेया, अगर बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाए तो बच्चा क्या करता है? खेलता है सर। खेलता है उससे ना, अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करता है। तो ये इमेज का खिलौना मिल गया हमको वीरू। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ और उसके बाद उसकी जो इमेज जनरेट हुई, ये देखिए, ये ओरिजिनल इमेज है। और अब इसकी जो इमेज जनरेट हुई, जो AI से जनरेट हुई वो ये है। क्या कलाकारी है ना, मतलब AI किस लेवल तक बढ़ गया है, सोचिए आप। इंटरेस्टिंग है। मजेदार मजेदार। हम तीनों एक ही साइड देख रहे हैं यहाँ पर। कोई पेड अकाउंट मिल गया क्या आपको? है पक्का आपने कन्वर्ट कराई कुछ देर पहले? मैंने नहीं किया, ये हमारे नहीं, मैंने नहीं किया, ये हमारे प्रोडक्शन के जो हेड हैं, हमारे अन्ना अश्विन, उन्होंने करके भेजा है। तो ये उनकी कलाकारी है। तो खैर जो भी है, वैसे अश्विन जी कल से लगे हुए हैं। हाँ, नहीं, वो पहले जो भेजा था व्यूअर ने भेजा था, व्यूअर्स ने भेजा था। ये अब हमारे यहाँ पे खुद कलाकारी हुई है। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं शो में और एक बार मार्केट में नज़र डालते हैं। आज सुबह के शो में एक स्टॉक पिक हुआ था चोलामंडलम, एक बार उसको लेकर आइए ज़रा। वो भी इस समय आपको डे हाई पर काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकर आइए ज़रा एक बार चोलामंडलम, काफ़ी शानदार तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक आध और स्टॉक की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि M&M में काफ़ी गिरावट आई थी, वो BYD फैक्टर के चलते। अब भारतीय सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD को रेड सिग्नल दिखा दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि देश की स्ट्रैटेजिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। CNBC TV 18 के सुदर्शन कुमार के पास चलते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। सुदर्शन, बताइए।
कल वाणिज्य मंत्री का एक कमेंट आया था कि BYD जो कि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है और वो पॉजिटिव होगा इंडियन ऑटो कंपनीज़ के लिए, स्पेशली M&M। अगर जो आपको याद होगा कि लास्ट मंथ एक रिपोर्ट आया था कि BYD एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी हैदराबाद में, उसके बाद M&M के स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था, उस दिन 6% गिरा था। अब ये पॉजिटिव क्यों है? तो अगर जो अभी की बात करें तो इंडिया बिल्ट इन कार्स, बेसिकली अगर जो बाहर आप कार बिल्ड करते हो और उसको इंडिया में एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर टैक्स है 100%, लेकिन अगर जो यहीं पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसको बेचा जाएगा तो उस पर टैक्स रेट बहुत कम होगा। और ये M&M के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि BYD के जो अधिकतर कार्स हैं वो M&M का कार का जो प्राइसेज जो रिसेंटली इन्होंने 2 कार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किया था वो मैच करता है, इसके लिए वो नेगेटिव देखा जा रहा था। लेकिन ये वाणिज्य मंत्री के कमेंट के अभी उसका एंट्री पॉसिबल नहीं हो सकता BYD का, ये पॉजिटिव होगा। आइए सुनते हैं वाणिज्य मंत्री ने क्या कहा है। Well, we need to be convinced that they will work by the rules of the game. And several unfair practices which are gradually coming to light as more and more companies come to us with what's happening, the kind of dumping that's happening in steel, for example. I mean, as these practices come to light, we have to be cautious in whom we allow to invest in the country. We have to be cautious about our strategic interests, our security interests. So it's a mix of many issues before we are able to take that decision. ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले चलेंगे सोनी जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद चलेंगे मानस जी के पास F&O सुपरस्टार के लिए, प्रशांत सावंत जी तैयार है हमारे साथ चार्ट का चमत्कार लेकर, और मयूरेश जोशी जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो चलिए सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं। सोनी जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में चंबल फर्टिलाइजर की 650 कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज की 14 रुपये 50 पैसे 15 रुपये इस रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 9 रुपए का, टारगेट है पहला 22 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 26 का। चंबल फर्टिलाइजर कल के भी एक वॉलेटाइल मूवमेंट में 610 के ऊपर क्लोज दिया है और आज एक फ्रेश रेंज ब्रेकआउट दिया है। इंट्राडे चार्ट्स पे भी फ्रेश ब्रेकआउट है, ऑप्शन चेन ब्रेकआउट अबव 610 कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक टुवर्ड 670 प्लस लेवल्स टेस्ट कर सकता है अगले कुछ दिनों में। सो यहाँ पे 650 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स 1465 पे इसकी कॉल ऑप्शन आपको लेनी है। मानस, आपका F&O सुपरस्टार? देखिए, F&O सुपरस्टार के लिए पिडलाइट के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। पिडलाइट ने हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, उसके ऊपर निकला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पिडलाइट के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 2904 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3010 के टारगेट सेट करेंगे पिडलाइट के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 2940 का कॉल ऑप्शन जो 66 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें आप 54 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, खरीदारी करिए और 95 के टारगेट सेट। 2904 के स्टॉप लॉस के साथ पिडिलाइट के फ्यूचर्स में खरीदारी की जा सकती है और डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं 3.5% की तेजी के साथ। इनफैक्ट अब चार्ट का चमत्कार के चलते प्रशांत सावंत के पास। प्रशांत जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। जी श्रेया, अगर हम डिवीज लैब के चार्ट को देखें, एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, वहां से पुल बैक आया और अभी हम ऑलमोस्ट 5400 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जहां 200 दिनों की एवरेज प्लेस थी। यहाँ बिग वाले की सलाह होगी, स्टॉप लॉस रखेंगे 5445, 5445 स्पॉट लेवल। जो यहाँ से टारगेट होगा वो होगा 5200, 5200। ओके, आप चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। बताइए मयूरेश जी, क्या पिक किया आपने? तो अनुज जी, आई थिंक पारादीप फॉस्फेट्स ये हमें अभी भी पसंद आ रहा है। हमें लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं पूरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी अमोनिया की फैसिलिटी, फॉस्फेटिक एसिड की फैसिलिटी, जिसके वजह से इनकी जो पूरी की पूरी ऑपरेशन क्षमता है अगले 3 तिमाहियों में कंप्लीटली फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाएगी। ऑब्वियसली आई थिंक इनके जो दोनों पोर्ट्स है और प्रॉक्सिमिटी है दोनों पोर्ट्स के पास, आई थिंक दैट गिव्स देम एडिशनल एडवांटेज। एट द सेम टाइम जो पारादीप पोर्ट के पास इन्होंने एक पूरी कन्वेयर लाइन लगाई है, उससे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट और अन्य कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट कॉस्ट अच्छी खासी कम होती है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, जो नए प्रोडक्ट्स ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक जो नैनो यूरिया, आई थिंक दैट इज अ बिग हिट एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न। और इसलिए मुझे लगता है जो वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है ये काफी सिग्निफिकेंटली बेहतर रह सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक। जो इनपुट कॉस्ट है ये अच्छे खासे स्टेबल हो चुके हैं। ऑब्वियसली विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन
इनका मार्जिन्स जो है ये और भी एक्सपेंशन मोड में रह सकते हैं अगले कुछ महीनों तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ये सारा इंटरनल अक्रूवल से हो रहा है, लिटिल बिट ऑफ डेट, इसलिए बहुत ज्यादा डेट इक्विटी इनके बैलेंस शीट पे बढ़ेगी नहीं और रिटर्न रेशियोज में तगड़ा सुधार देखने मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो हमें लगता है कि पारादीप फॉस्फेट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, पारादीप फॉस्फेट्स। चलिए अब एक काम करते हैं, ये चारों के चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं और जो पिक किए गए, हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से। सस्ता ऑप्शन पिकअप किया गया था आज चंबल की कॉल सोनी पटनायक जी की, 22-26 का लक्ष्य और 15 का यहाँ पर प्राइस रेंज है। उसके बाद ट्रेड पिक किया गया आज का FN सुपरस्टार मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आया, वो था पिडिलाइट फ्यूचर्स। कुछ देर पहले ये कॉल भी थी, यहाँ पे 3010 का अगर आप देखें लक्ष्य है, 2942 पे ट्रेड करता हुआ प्रशांत जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, दिवी स्लैब 5200 के लक्ष्य के लिए और पारादीप फॉस्फेट्स यहाँ पे मुकेश जी का आज का मिड कैप फंड था। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी वही आई थिंक 22600 की दूरी पकड़ के चलता हुआ, और ज़रा एक बार लेके आइए, अभी बहुत देर बाद मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ, दैट्स GMR एयरपोर्ट्स। ये देखिए, इसके स्टैट्स कल के थे बहुत शानदार और कल इसने अपनी पारी की शुरुआत की थी 100 डे से, गैप डाउन के बाद डे हाई पे क्लोज हुआ और अब ये दिन के जतिन चांसेस है क्या 87 के जोन को स्ट्राइक करने का? और डेफिनेटली हमें लगता है कि जो 87 का लेवल है वो प्रीवियस स्विंग है और जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हमें लगता है कि 87 डेफिनेटली आने वाले 1 से 2 दिनों में ये छू सकता है। तो 87 के ऊपर भी हमें लगता है 90 तक का अपसाइड पॉसिबल है। स्ट्रक्चर अच्छा है, 83 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग्स हैं तो। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल के सबसे बड़े इवेंट की। मार्केट के फोकस में आज बैंकिंग शेयर्स हैं। कल क्रेडिट पॉलिसी है, दूसरा बैंक्स और NBFCs पर एक गोल्डमैन सैक्स की बहुत शानदार रिपोर्ट आई है। इस पूरे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ विपिन जी और यतिन जुड़े हुए हैं। बात करते हैं कि क्या पॉलिसीज एक्सपेक्ट करें और गोल्डमैन ने क्या कहा बैंक्स पर। विपिन जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपने वो जो मॉनेटरी पॉलिसी का शो किया, उससे क्या निकल कर आया, पहले वो बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग था पूरा मामला, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ने शायद ये बात तो पिछली पॉलिसी में ही सोच ली होगी कि अगली पॉलिसी में भी दरों को थोड़ा घटाना तो है, लेकिन जो कुछ पिछले 1 हफ्ते में हो गया वो उनके लिए काफ़ी माथापच्ची वाला एक सबब बन गया। तो कल तीनों ही इकोनॉमिस्ट जो हमारे MPC में शामिल थे, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली अभी जो मौजूदा स्थिति बनी है उस पर RBI का एक बड़ा फोकस होगा, लेकिन उनका जो एक फैसला है जिसको अब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई दरों में कटौती होगी, बिल्कुल होगी। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 हमारे जो पैनलिस्ट थे उनका यह भी मानना था कि अगर कोई सरप्राइज आ जाए, नंबर थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे 1/4% से, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज जिस पर सब में एक बड़ा डिफ्लेक्शन था वो था कि RBI का स्टांस इस बार क्या होगा। अदिति का कहना था कि RBI अपने स्टांस को न्यूट्रल ही रखेगा मौजूदा स्थिति को देखते हुए, लेकिन हमारे जो बाकी के 2 पैनलिस्ट थे, जयेश मेहता साहब और मदन सबनवीस जी, उनका कहना था कि नहीं, हो सकता है कि इस बार RBI अपने स्टांस को बदल के अकोमोडेटिव कर दे, ज्यादा बेहतर तरीके से स्टांस के साथ वो मौजूदा सिचुएशन को डील कर पाएगा। बात यह भी निकली कि क्या अमेरिका में इस वक्त जो सिचुएशन है या पूरी ग्लोबली इस वक्त जो हालात हैं उससे हम क्या मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हल्का सा फियर दिखा वहां बातचीत में कि हाँ, ग्लोबल मंदी एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ वैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि भारत पर क्या उसका इंपैक्ट होगा, बिल्कुल अछूता तो नहीं रह सकता, लेकिन फिर बात आ जाती है हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर। हमारा अपना ग्रोथ है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले, बाकी के जो हमारे नंबर्स हैं, इनफैक्ट सबने कहा कि अभी आने वाला जो रिजल्ट सीजन है उस पर नजर रहेगी कि किस तरह के क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, कमेंट्री कैसी होती है कंपनीज की, और ये सब मिला जुला के इन्फ्लेशन, और अगर ग्रोथ में से चुनना होगा RBI को तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन उनके दिमाग में रहेगा, लेकिन नंबर उनके सपोर्ट में है तो एक फोकस ग्रोथ के ऊपर RBI का रह सकता है। बिल्कुल, तो ये ग्रोथ पर फोकस रह सकता है। अब बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, जो सुबह से फोकस में है उस गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के बाद, जो बैंक्स और NBFCs पर थी। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, क्या थी की हाइलाइट्स? गुड आफ्टरनून। और अगर हम बात करें पर्टिकुलरली बैंक्स और NBFCs की, तो अभी गोल्डमैन को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक खरीदारी के मौके मिलेंगे, अच्छे रिटर्न बनाने के मौके बनेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें PNB हाउसिंग की, तो यहाँ इनकी खरीदारी की सलाह है और 1184 रुपये का लक्ष्य इन्होंने रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से भी आपको 15 से 20% रिटर्न पहुँचा सकता है।
ओवरऑल इनको लगता है कि जो अच्छा सुधार रिजल्ट्स में संभव है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी सुधार आपको पीएनबी हाउसिंग में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी उनका बाई की रेटिंग है, लक्ष्य है 1228 रुपये। और ये एक प्राइवेट बैंक है जो स्पेसिफिकली वैल्यूएशन के तर्ज पे लगता है इनको कि अच्छी तरीके से आपको ग्रोथ दिखाएगा। ग्रोथ रिकवरी के अलावा सिस्टम में जो लिक्विडिटी आरबीआई ने मुहैया कराई है, इससे एक्सिस बैंक का फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। और एसबीआई में रेटिंग सेल से अपग्रेड करके न्यूट्रल इन्होंने कर दी है, लक्ष्य 823 रुपये रखा है। ऑब्वियसली इनको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी एसबीआई में बैलेंस्ड है और शायद इसीलिए इन्होंने रेटिंग को न्यूट्रली रखा है। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। गोल्डमैन सैक्स ने ये रिपोर्ट निकाली। शुक्र है यतिन एंड विपिन जी तमाम जानकारी के लिए। और इनफैक्ट एक बार चार्ट रखते हैं पीएनबी हाउसिंग का, शानदार तेज़ी आज के सेशन में इसमें देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स में शामिल है। इनफैक्ट आप देखें पूरे ही फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी तेज़ी है, लेकिन पीएनबी हाउसिंग जिस तरीके से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, आप बताइए प्रशांत जी, 28% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं गोल्डमैन इस पर्टिकुलर काउंटर में, आपको कैसा लग रहा है ये काउंटर चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड? तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट आया है और ये ऑलमोस्ट 950-55 की एक जो क्रूशियल जोन थी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। वो थोड़ा स्ट्रेच्ड है, मुझे लग रहा है थोड़ा डिप मिल जाए 955-60 के बीच, वहां फ्रेश पोजीशन ऐड की जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 925-930 के जोन में। बट ओवरऑल ये अगर रेंज ब्रेकआउट सस्टेन करे, आप कंफर्टेबली 1000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हालांकि आज सुबह सुबह जो इसने टॉप बनाया अब तक उसको ये अभी बाइसेक्ट नहीं कर पाया है। मैंने आज अपनी शुरुआती कमेंट्री में एचडीएफसी लाइफ को कंसिडर किया था। लुक एट एसबीआई लाइफ नाउ, इस वक्त एसबीआई लाइफ एक मोमेंटम जनरेट कर रहा है। अब ये पूरा स्पेस जो है ना वो ऐड करता हुआ, ये देखिए 1487 डे हाई पर। ये सोनी जी इसको कंसिडर करना चाहिए क्या? ये एक ग्रेजुअली पूरे सेक्टर का मूव बन रहा है और मेरे ख्याल से एसबीआई लाइफ पिछले 3 दिन में ये बैकफुट पे आया, बट अब अपने क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन करता हुआ, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कंसिडर करते हुए आपको लगता है कि ये बेटर प्लेस्ड है इन वर्सेस एचडीएफसी लाइफ? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे टुवर्ड्स 1520 करंट लेवल से टेस्ट कर सकता है। वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस अगर होता है और क्रॉस करता है वो रेजिस्टेंस को, देन अगेन टुवर्ड्स 1550 1570 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। बेस या फिर सपोर्ट 1460 1470 के रेंज पे मल्टीपल सपोर्ट्स बन रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्लाइटली बेटर है देन एचडीएफसी लाइफ, तो यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं करंट लेवल से 1460 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और बाउंस कर रहा है यहाँ पे, सो इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1520 के ऊपर टुवर्ड्स 1550 प्लस लेवल्स नजर आएंगे। ओके, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए जरा आईजीएल। वो जब से वो न्यूज़ आई, वो हालांकि सिर्फ ड्राफ्ट पॉलिसी है, लेकिन मार्केट इस समय ऐसे ही रिएक्ट करता है। देखिए किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट किया, क्योंकि उसमें बात हुई थी कि शायद ड्राफ्ट है, ध्यान रखिएगा सिर्फ ड्राफ्ट है अभी, कि सीएनजी ऑटोज़ पर उनको बंद किया जाए। ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी है ये, अब हर कोई इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके लिए स्टॉक डे लो पर इस पर क्या भी होगा अब मयूरेश आपका, क्योंकि अभी प्राइस हाइक हुआ वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, और अब ये अगर कुछ हुआ तो कैसे देख रहे हैं इस स्टॉक को? नहीं, वेट एंड वॉच मोर, क्योंकि आई थिंक जो पिछली भी थोड़ी घटनाएं हुई थी, दे विल नॉट बी एबल टू पास ऑन द प्राइस कंप्लीटली। और इसलिए आई थिंक जो रिपोर्टेड एबिटा पर एससीएम है, इनका जो की मैट्रिक्स है, जो एबिटा एब्सोल्यूट एबिटा और एबिटा मार्जिन भापता है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी दिक्कतें जरूर होंगी। हालांकि आई थिंक आप ये देखेंगे जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है गवर्नमेंट का गोल इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट क्लीन एनर्जी से 6 से 15% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो पाइप बिजनेस है जो घरों में आता है, यहाँ पे जोग्राफिकल एक्सपेंशन काफी तगड़ी हो सकती है। बट गाड़ियों के लिए आई थिंक जो सीएनजी लगता है, ऑब्वियसली आई थिंक वहां पे जो जैसे स्टेशन लग रहे हैं, आई थिंक देयर इज नीड फॉर मोर स्टेशंस टू प्रॉब्ली कम थ्रू, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी। जैसे आप कह रहे हैं, पॉलिसी क्या अपनाती है गवर्नमेंट, अडॉप्शन कैसे होता है हाइब्रिड व्हीकल्स का, अडॉप्शन कैसे होता है ईवी व्हीकल्स का। हालांकि उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, प्राइसिंग फेवर में आने में, मास अडॉप्शन के लिए टाइम जरूर लगता है। 2 व्हीलर्स, थोड़े कमर्शियल बसेस में हमने देखा है, बट फॉर मास अडॉप्शन इट टेक्स टाइम। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। बट जनरली आई थिंक जो नंबर्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंप्लीटली पास दिस थ्रू, थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। इफ कंपैरिजन इज प्रॉफिट ऑन ईयर ऑन ईयर, तो हम थोड़ा देखना चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशंस और नंबर्स तीनों।
ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा वेट करेंगे आईजीएल पर और अभी डे लो पर फिलहाल ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट एक और स्टॉक पे आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, जहां मार्केट में चौतरफा खरीदारी, वहां डिलीवरी का स्टॉक देखिए लगभग 0.75% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। सरप्राइजिंगली कल भारी गिरावट में स्टॉक तेज था और टॉप गेनर्स में शामिल, और आज इसके उलट बाजार में तेजी के बीच ये स्टॉक गोता लगा गया, ऑलमोस्ट डे लो पर कर रहा है कारोबार। कल रिपोर्ट अच्छी थी, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, लेकिन गाबा सर आज इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप? डिलीवरी में चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ऐसे जो कल का मूव बहुत बढ़िया था, उसका आज फॉलो नहीं मिला, और फॉलो अप मिल जाता तो मेरे ख्याल से 300 भी देखने को मिल सकते हैं। अब कहेंगे अब फिर साइडवेज जोन, अंटिल फिर एक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तब तक साइडवेज जोन हो सकता है, थोड़ा बेरिश बायस भी हो सकता है डिलीवरी, तो मैं अवॉइड करूंगा, इग्नोर करूंगा। ओके, अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, बिल्कुल। थोड़ा ऐसे में ना कुछ सेंस बनती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को पहले ही पता था, वरना कल इतना बड़ा ग्रीन बार जैसा आपने बोला खराब मार्केट में, और आज अच्छी मार्केट में उतना ही बड़ा रेड बार, मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाँ कन्फ्यूजन, मतलब खराब वो मन खट्टा करता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग न्यूज़ आने के बाद लेते हैं और उसके बाद आज फंसे होंगे लोग, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। टैरिफ वॉर गहराने से बाजार में जो अनसर्टेनिटी है और जो उतार चढ़ाव है, ऐसे में आपका क्या फोकस होना चाहिए? मेहरबून ईरानी से समझ लेते हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या करें इस मार्केट में? क्या अब मार्केट उन लेवल्स पर आ गया है जहाँ पे भले जो भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो, अगर बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, या फिर अभी थोड़ा सा और रुकने की ज़रूरत है? आरू जी देखिए, अगर हिस्ट्री हमको कुछ चीज़ सिखाता तो ये है कि इट इज़ द टफ टाइम्स बहुत लंबी तक चलता नहीं है, और जब भी चलता है उसके बाद फिर से आपको सूरज दिखता है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि कोविड-19 के बाद एक पेंडेमिक था जहाँ पे सारे ग्लोबल लॉकडाउन था, वर्ल्ड केम टू अ हॉल्ट, सब लोग कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, एंड वी केम आउट ऑफ इट। रिसेंटली आई थिंक रशिया यूक्रेन के बाद पीपल फेल्ट द सेम थिंग कि इट विल स्प्रेड, ये होगा वो होगा वो होगा, वी केम आउट ऑफ इट। और 2008 का देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो मैंने देखा है, आपने भी देखा है, कि आई थिंक उसके बाद भी द माइटी इकोनॉमी ऑफ यूएस वाज ऑन इट्स नीज, और कह रहे थे कि कम से कम 10-15 साल लगेगा रिकवरी का, लेकिन रिकवर हुआ। तो एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड टॉल। ये कहना आसान है और ये होगा भी, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक इट्स द टॉस ऑफ अ कॉइन। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगले 2-3-4 महीने में हमारी तरफ एज अ बैट्समैन काफ़ी गुगलीज आएंगे, जो खेलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इधर उधर। थिंग्स कैन गो एनीवेयर एनी हाउ। तो मेरा सेल्फिश व्यू से मैं कहूँगा, और ये मैं इन्वेस्टर को भी कहूँगा कि सेल्फिश व्यू एक्सेप्ट कर दीजिए। मैं सेल्फिश वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे अच्छे स्टॉक्स थ्रो अवे प्राइस में दीजिए तो ही मैं लूँगा। ओवरऑल एनवायरनमेंट अपने अगेंस्ट है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रिस्क एवर्शन काफ़ी ज़्यादा है। गुड कंपनी, गुड मैनेजमेंट अभी इमीडिएटली चलेगा नहीं, चलेगा वो कि आपके पास राइट स्टॉक्स होने चाहिए। अभी आप बोलेंगे राइट स्टॉक्स और गुड क्वालिटी स्टॉक्स में फ़र्क क्या है, मैं उदाहरण दूंगा। HPCL, इज इट द बेस्ट कंपनी इन द कंट्री? नॉट नेसेसरली। वी ऑल नो इट्स अ डिसेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी, बट अगर वो आपके स्टॉक में है यू विल परफॉर्म। मुथूट फाइनेंस, इज इट द बेस्ट NBFC इन द कंट्री? इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट दैट इज राइट नाउ डूइंग वेल एंड दैट विल डू वेल। तो अगर ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 मंथ्स, दैट इज वेयर योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी कि कौन से कंपनीज को फायदा होगा एंड विच विल टेक केयर ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटीज अराउंड अस। बिकॉज द गुड क्वालिटी कंपनी विद गुड मैनेजमेंट अपने आप को कहीं ना कहीं संभालेगा, बट इट मे नॉट गिव यू टू मच ऑफ रिटर्न्स एट दिस मोमेंट। So that is what I would tell investors to do. Adopt a selfish view. Buy good companies, good businesses which will come out of this well in the next few months. And that is where, according to me, relatively ज़्यादा पैसा है. On the whole, अगर आप मुझे पूछे तो there are lot of positives staring at India. कहना ठीक है कि ट्रंप ने जो किया, नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स से, बार्गेनिंग टैक्टिक्स से, ब्लैकमेलिंग है, वो सारे कंट्रीज को घुटन पे अपने चल के लेके आ रहा है, बोलता है चलो करना है बिजनेस, टैरिफ का ये है वो है, सब ठीक है। ही इज डूइंग इट विद द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डू यू एक्सपेक्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट टेलीविजन पर आकर कहे कि अमेरिका की हालत खराब है? वो ऐसे नहीं बोलेगा। तो ही इज ट्राइंग टू एम्प्लॉय वॉट एवर टैक्टिक्स ही कैन टू मेक पीपल कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। हम लोग को सुनने में आ रहा है कि 40-50 कंट्रीज आर एग्रीइंग, मगर
ये अगर टैरिफ चलता है फॉर द नेक्स्ट 1-2 months, bearing China and maybe to some extent India, most other economies are going to face problem. इसलिए मैंने कहा there are a lot of googlies going to come. We will have to really be very watchful. Complacency को जरा भी रखना नहीं है. मैं नहीं कहता हूँ market cannot bounce back. Market can bounce back, but the uncertainties around us is not going to be a smooth one-way ride for the market for now. Have companies which will do well under these circumstances and watch the events. There are a lot of events going to happen in front of us. The overall environment right now is very, very, very cloudy. ओके मेहरबान जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, अनिश्चितता हमें अभी कुछ महीनों तक अपने साथ रखेगी, वो इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन जो इवेंट्स हमारे सामने लाइंड अप है लाइक पॉलिसी, जहाँ पे यील्ड्स तो एटलीस्ट ये शो कर रही हैं कि रेट कट की पॉसिबिलिटी है, बड़ी पॉसिबिलिटी है, देन योर एंटायर अर्निंग सीजन, इसमें आप बैंक्स को, इसमें आप एनबीएफसीज को कहाँ कंसिडर करेंगे? वीरेंद्र जी, अगर आप मुझे एक परमिशन दे तो आई विल गो वन स्टेप फर्दर। मैंने जैसे पहले कहा अनुज को, लेकिन शायद पॉइंट में अपने आप को मैंने डिस्ट्रैक्ट किया। आई थिंक इंडिया के सामने काफ़ी सारे पॉजिटिव्स आए हैं अभी। नंबर 1, आपका तेल का भाव बढ़ गया है। नंबर 2, रुपया जो 88.5, 89 के आसपास था वो थोड़ा सा अभी स्टेबल हुआ है। पॉजिटिव फॉर इम्पोर्टर्स, यस। पॉजिटिव फॉर इंडिया ऑन द होल, आंसर इज यस। आरबीआई ने लिक्विडिटी मेजर्स काफ़ी जोर से अनाउंस किए, इंटरेस्ट रेट कट किया, इंटरेस्ट रेट कट फिर से होगा। सो ये सारे पॉजिटिव्स है। और अलाउ मी टू स्टेट, शायद 3, 4, 5, 6 महीने के बाद अभी भी मार्केट्स रिकवर होगा, लोग कहेंगे अरे ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आए थे, हम लोग ने इग्नोर किया, एक अपॉर्चुनिटी आकर गई। तो मैंने जैसे कहा वेरी शॉर्ट टर्म में सिचुएशन थोड़ा सा मर्की है, थोड़ा सा क्लाउडी है, बट देयर आर पॉजिटिव स्टेयरिंग एट अस। और अगर एक ट्रेड डील यूएस के साथ वर्कआउट होता है अगले 3, 4, 5, 6 महीने में, I promise you that the net impact of the additional tariffs on India will not be that much. हाँ, कहीं पर 10, 15, 20 कंपनी होंगे जिनको अफेक्ट होगा, वो मदरसन सूबी हो, ये हो, वो हो, ठीक है यार। तो ये कंपनीज को अवॉइड करके यू हैव टू वॉक योर पाथ एंड पॉसिबली लर्न टू टेक एडवांटेज ऑफ द शार्प फॉल इन द इक्विटी मार्केट्स, बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिट 10-15 कंपनी जिसको मार पड़ेगा विल जस्ट बी अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल इंडियाज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। रही बात आपके सवाल की, I personally believe yes, interest rate cut, you have to now target those banks which are looking very, very, very attractive. उदाहरण, क्लियर डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 45 के आसपास है, वर्स्ट सिनेरियो में मुझे 40 रुपये दिखता है, वर्स्ट सिनेरियो में। ये 1.1, 1.2 टाइम्स बुक अगर आ रहा है, विच इज द केस राइट नाउ, आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू लूज मनी। रही बात एनबीएफसीज की, मेरा अगर वरी एरिया है इंडिया में, इंडिया स्पेसिफिक वरी एरिया है, वो है बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिट। अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो है वो स्मॉलर एनबीएफसी कंपनीज गॉड फॉरबिड कैन फेस प्रॉब्लम, बट यू हैव टू गो विद द बेटर वंस, जैसे मुथूट है, चोलामंडलम है, कहीं पर सुंदरम फाइनेंस है। दिस आर द कंपनीज विच अकॉर्डिंग टू मी विल स्टैंड टॉल, दे आर स्टैंडिंग टॉल, दे आर नॉट वेरी चीप वैल्यू वाइज, बट दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। सो दैट इज द वे वन हैज टू बी लुकिंग एट दिस कंप्लीट सेक्टर इन द व्यू ऑफ द आरबीआई पॉलिसी टुमारो। जी ईरानी जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अब एक और सेक्टर को लेकर मैं बात करना चाहूँगी, ओएमसीज को लेकर। जिस तरीके से रैली आज के सेशन में देखने को मिल रही है, इनफैक्ट आपने मेंशन भी किया ब्रेंट क्रूड का गिरना, फिर सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में हाइक, इन कंपनीज का चलना, कैसे देख रहे हैं आप सारे डेवलपमेंट्स को? साथ ही ऐसे मूड माहौल में क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है ओएमसीज में, क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे इस पर्टिकुलर स्पेस में? कौन से सेक्टर की बात की आपने? सर ओएमसीज की बात कर रही हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ओएमसीज के बारे में एक्चुअली इट्स अ नो ब्रेनर अगर आप मुझे पूछे तो। द पॉइंट इज, ये स्टॉक्स जो है ये सेक्टर्स के have never attracted the attention of people beyond a point. I think मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी जब कहा 71-72 का भाव था तेल का, कि मुझे तेल $60 दिखता है, $60 दिखता है, $80 नहीं दिखता अभी के लिए। इट इज अ पॉजिटिव। रही बात कल जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दे इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी, एलपीजी सिलेंडर का भाव बढ़ाया, इट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि तेल का भाव इतना घटा हुआ है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर डूइंग वेल। तो उनसे मैं थोड़ा पैसा लेता हूं, बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर इट्स ओन पर्टिकुलर पर्पसेस। कल उठ के तेल का भाव अगर बढ़ भी जाता है तो गवर्नमेंट पॉसिबली विल रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी। तो इट्स अ वेरी गुड क्लेवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डन बाय द गवर्नमेंट एट द मोमेंट। बट रही बात ओएनसीज की, आई कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन देम। द फैक्ट इज, yes, some of them have gone up.
ये भाव से मुझे ज़्यादा नुकसान दिखता नहीं है अगर खरीदना हो तो, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑलमोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर 3-4-5% अप. आई रिमेन पॉजिटिव ऑन दी ओएमसी पैक. ओके, हम इस पे पॉजिटिव रहेंगे. मीनवाइल सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट 3 PM में कोई मूव नहीं मतलब, और बाकी मार्केट भी मोर और लेस ठीक ठाक गेंस के साथ घर जा रहे हैं. जब कुछ देर में क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मूव्स अच्छे हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर अभी श्रेया ने बात की, यहाँ पर भी मूव्स आज पूरे दिन में काफ़ी शानदार रहे. महबून जी, एक सेक्टर जहाँ पर अब थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है वो है फार्मा. अब देखिए, क्लियरली फार्मा में पहले टैरिफ लगानी, हमने बड़ी रैली देखी, उसके बाद अगले दिन न्यूज़ आई कि नहीं फार्मा पे भी लगाएंगे, वो गिरा इंडेक्स. लेकिन अब शानदार रिकवरी. इनफैक्ट सिप्ला का चार्ट देखिए एक बार जरा आप. सिप्ला अब डे हाई पर है. फार्मा में कैसे प्लेस्ड हैं आप इस समय, और जो जेनेरिक फार्मा है उस पर क्या व्यू होगा अब? आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, बिकॉज द पॉइंट इज आई हैव स्पोकन टू एटलीस्ट 5 एनालिस्ट इन द फार्मा सेक्टर. आई हैव स्पोकन टू 2-3 मैनेजमेंट जिसको मैं जानता हूँ. जनरल मैंने एक सवाल पूछा कि कैन यूएस डू heavy tariffs on India. The point is, हम लोग को समझ में है लेकिन इतना भी समझ में नहीं है. The fact is, the dependence जो इंडिया पे है और चाइना पे है for generics of the United States of America is quite high. अगर आप imports देखो फार्मा के of the US and look at the percentage of India, it's quite high. क्या टैरिफ आसानी से इतना बढ़ा सकता है? Answer honestly is no. Will Lupin and Cipla, besides what they are doing in US, are they going to set up new plants and new manufacturing which Mr. Donald Trump wants? Answer is going to be no. तो मुझे नहीं लगता कि इतना धक्का नेगेटिव पड़ेगा फार्मा पैक पर. रही बात शुड आई गो एंड बाय इनटू फार्मा, आई थिंक गो एंड डू इट सिलेक्टिवली. क्योंकि अगर आप मुझे जनरल सवाल पूछते तो मैं इतना जवाब आपको दे देता कि ऑन द होल स्टे अवे फ्रॉम एक्सपोर्टर्स, स्टे अवे फ्रॉम सेक्टर्स लाइक ऑटो, go in for more of domestic stories right now. So there are exceptions which one has to make one sacrifice over here कि मुझे जहाँ पे भी डर लगता है कि something negative can happen, try and stay away from that. So on the whole, pharma's pack at this present price मुझे कोई reservation नहीं है, but I would still prefer over here to go and buy in for some of the domestic pharma players like say an FDC or say a Lincoln Pharma, those type of companies, rather than buying the frontline names for which जिसको valuation में मुझे reservation नहीं है, but कहीं पर अगर धक्का बैठे, so why should my portfolio suffer because of that? I would put it that way. Otherwise, absolutely no reservation. मुझे grave doubts है कि any major tariffs are going to come as far as pharma goes, because the dependency जो अमेरिका के है on India as far as pharma goes is relatively quite high. तो सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे आप फार्मा सेक्टर पर. लेकिन सर एक सवाल एफएमसीजी सेक्टर को लेकर भी है मेरे जहन में. कल भारी बिक वाली थी मार्केट में, सबसे कम डेंट एफएमसीजी सेक्टर पे ही पड़ा है. इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स थे एफएमसीजी बास्केट से जो इन ग्रीन क्लोज होने में कल के सेशन में कामयाब हुए थे. आज भी देखिए एफएमसीजी में शानदार तेजी, और इनफैक्ट मैक्सिमम स्टॉक्स इस पर्टिकुलर स्पेस के डे हाई पर कारोबार कर रहे. टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया. एफएमसीजी का दिन आ गया है क्या अब इस फाइनेंशियल ईयर में? कैसे देख रहे हैं आप इस स्पेस को? मैं कहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ ये सोच रहा हूँ, आप अकेले नहीं हो ये सोच रहे, बट मोस्ट पीपल, मोस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट आर स्टेइंग अवे फ्रॉम एक्सपोर्टर्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम मे बी सेक्टर्स लाइक ऑटो. तो द मनी इज गोइंग एंड हाइडिंग इटसेल्फ in sector like consumption. Consumption खाली FMCG नहीं है, all consumption, all domestic businesses, even a capital goods. से पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका क्या डिपेंडेंस है? शायद पीवीसी पे. पीवीसी खाली यूएस से नहीं आने वाला है, पीवीसी विल कम फ्रॉम एनीवेयर. सो देयर आर दोस डोमेस्टिक बिजनेसेस इंक्लूडिंग एफएमसीजी जहां पे एट द मोमेंट ध्यान देना चाहिए. जैसा मैंने अनुज जी को पहले भी कहा कि गुड कंपनी, गुड मैनेजमेंट एट द मोमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आपका पैसा पी रेटिंग या री रेटिंग पे बनने वाला नहीं है. इट इज जस्ट दैट यू शुड हैव द राइट स्टॉक्स in your portfolio to weather the present crisis. जो अभी क्राइसिस चल रहा है अगले 1-2-3 महीने के लिए, उसको अपने आप को संभाल के चलने के लिए जो स्टॉक्स होंगे वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. इसलिए डोमेस्टिक बिजनेसेस पर कॉन्सेंट्रेट करना ठीक है, और उसमें एफएमसीजी डेफिनेटली स्टैंड्स आउट. कैपिटल गुड्स में भी देयर आर नेम्स विच डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स, देयर आर नेम्स जिसके प्लांट्स अब्रॉड है. स्टे अवे फ्रॉम दैट. लुक एट नेम्स लाइक केएसपी फॉर एग्जांपल. KSP का पूरा बिजनेस इंडिया में, there is not an issue at all, and even the FMCGs for the same matter. That is why the money is getting possibly parked over there, and that is why you are seeing the stocks doing relatively better as compared to the market.
चलिए मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मौजूदा स्थिति पर और कुछ स्टॉक सिलेक्शन पर आपकी क्राइटेरिया क्या है, सब पे बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी 22,539, तो अगर आप कंपेयर करें वर्सेस डे हाई था करीब 22,697, मतलब 22,700 मान के चलिए, तो लगभग 160 पॉइंट, और डे लो से कंपेयर करें तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये 250 और 3 लगभग 260-70 अंक ऊपर। अनुज, 22,500 क्लोज, और निफ्टी बैंक का क्लोज है डॉक्टर साहब, वो भी दिखाइएगा, इट्स 5,500। क्या अप्रोच रखें कंसिडरिंग इवेंट, और आज हम संभले और मतलब एक ठीक ठाक ओपनिंग थी, उसका क्रैक भी हुए लेकिन फिर संभले, बट मिड पॉइंट में, ऐसे में कल के लिए कुछ करना है क्या, मतलब लेवल्स क्या रहेंगे और अप्रोच क्या रहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए वीरू, क्लोज अच्छी है। क्लोज इसलिए अच्छी है क्योंकि मार्केट डे लो पर नहीं बंद हुआ। डे लो से करीब 250 पॉइंट का कुशन लेकर मार्केट बंद हो रहा है। हाँ, हम डे हाई पर नहीं बंद हो पाए, लेकिन ठीक है, इतने बड़े गिरावट के बाद बहुत ज़्यादा लोग पोजीशन कैरी करने थोड़ा डरते हैं। देखिए, एक अप्रोच आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल है, परसों नहीं है, क्योंकि परसों छुट्टी है। तो अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो आप 22,500 की पुट लेकर हेज कर लें, थोड़ी महंगी मिलेगी आपको। नॉर्मली 22,500 की पुट एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको 60-70 रुपये की मिलती, आज आपको 135-140 की मिलेगी, लेकिन उतनी इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी। वो इसलिए कि कल 400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, तो अगर मार्केट में आजकल गैप्स 400, 800, 1200 पॉइंट के हो रहे हैं, सो इन दैट केस अगर ऐसा हो गया तो एटलीस्ट वो आपको बचा लेगी मोर और लेस। हाँ, अगर आप नहीं हेज करना चाहते, अगर आप, क्योंकि इस केस में ये होगा कि अगर मान लो 100-150 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो फिर आप न्यूट्रल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट आपको इंटरडे में भरपूर मौके दे रहा है। अगले कुछ दिन स्टॉक स्पेसिफिक रहे हैं। देखिए, आज भी जो हमारी अप्रोच थी, हमारी नंबर 1 पॉकेट थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, HPCL, BPCL, IOC, तीनों डे हाई पर बंद हो रहे हैं और तीनों ने आपको शानदार मौके दिए। तो जब मार्केट आपको स्टॉक स्पेसिफिक इतने अच्छे मौके दे रहा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इंडेक्स, वो भी ऐसे वॉलेटाइल टाइम में ट्रेड करने की ज़रूरत क्या है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर हम फोकस रख सकते हैं। निफ्टी पर जब ट्रेड मिलेगी भी तब उसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर कल की तैयारी करें, BTSC ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। फिर गाबा सर क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? नॉन जिसके ट्रम्प का इफेक्ट ना हो वो है SBI लाइफ, 1484 के आसपास ट्रेड कर रहा है SBI लाइफ। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टॉप लगाना चाहिए 1472, ज्यादा नहीं, अपसाइड टारगेट 1520। तो SBI लाइफ में एक सेफ बेट बनता है, पॉसिबली ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, SBI लाइफ आपका 1486 पे भी जो मैंने कंसिडर किया था, इसमें एक मूव जनरेट हो रहा है। HDFC लाइफ को फॉलो किया इसने। सोनी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे रहेगा अपोलो हॉस्पिटल में, और मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल अपनी 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल भी क्या है, आज भी अच्छे से होल्ड कर रहा है इस लेवल्स को, और 6700 के लेवल्स की तरफ एक अच्छा सपोर्ट बढ़ते नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स पे टुवर्ड 6900, 6950 के टारगेट्स के लिए। और यहाँ पे डिस्क्लेमर भी ऐड कर दूं कि आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है अपोलो हॉस्पिटल की 6900 कॉल ऑप्शन में भी बाय कर सकते हैं, 90 की तरफ बाय कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 50, टारगेट है 135 और 180 के। अपोलो हॉस्पिटल सोनी जी की पिक। कविता जी, आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? सो लिटिल रिस्की होगा, बट चोला इन्वेस्ट मुझे लगता है एक अच्छी क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। 1463 के ऊपर अगर आज ही क्लोजिंग देता है तो अपसाइड मोमेंटम 1510, 1520 के लिए काउंटर रेडी है। विद स्टॉप लॉस ऑफ 1445, चोला इन्वेस्ट पर आप एक बाय ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मानस आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? देखिए अरुण जी, वही कॉल है जो मॉर्निंग में सबसे पहला रिकमेंडेशन था, GMR एयरपोर्ट्स, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। जो मॉर्निंग में दिया था उसके टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आई थिंक क्योंकि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे है, इसको BTST की तरह भी लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे GMR एयरपोर्ट के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 8390, 83.90 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 88 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके जी, हमारे कुछ बहुत शानदार क्लोज स्टॉक का। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, जो शो के शुरुआत में KPIT टेक मैंने शॉर्ट रेकमेंड किया था वही कैरी करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस वही होगा 1136 और टारगेट होगा 1080, 1075, 1075। ओके,
चलिए ये आप कल के लिए BTSC ट्रेड्स। यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन बताइए कौन से स्टॉक पे फोकस? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो फोकस में है, सबसे पहले GMR एयरपोर्ट्स, और यहाँ काफ़ी अच्छे FI फ्लोज है जिसके कारण डीलर्स को लगता है कि काउंटर में यहाँ से BTST का ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ वो खरीदारी के लिए 87-88 तक के टारगेट्स अप्रैल फ्यूचर्स के लिए दे रहे हैं और यहाँ FI की बाइंग भी जारी है। हालांकि सीमेंस ये एक स्टॉक डिमर्जर के बाद आपको 2 दिनों से नरम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो 2725 तक के टारगेट्स लो लेवल्स पे डीलर्स देख रहे हैं, क्योंकि FI की पोजीशन यहाँ अनवाइंड हो रही है। शायद इंटरेस्ट ज़्यादा सीमेंस एनर्जी जो डिमर्ज हुआ है एंटिटी उस पर बन रहा है, तो यहाँ डीलर्स STBT की एडवाइस दे रहे हैं। शायद लोअर लेवल्स देखने को मिले बहुत जल्द, ऐसा डीलर्स का मानना है। ओके चलिए, तो ये इस समय डीलर्स की तरफ से 2 स्टॉक्स पर आया, तो शुक्रिया यतिन। अब वीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए आज की। वीरू, आज तो पॉजिटिव रही होगी? जी हाँ, आज फिर भी अगर आप देखें ब्रेथ कल की तुलना में, कल मात्र 2 लॉन्ग थे, आज 152 लॉन्ग, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कल और आज में। और 152 लॉन्ग, 56 में शॉर्ट कवरिंग। अगर आप दोनों की डिजिट्स को कंबाइन कर दें तो कंप्लीटली अगर आप देखें तो ये फिगर जाती है 212 के आसपास। 12 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी ना के बराबर थी आज। आइए देखते हैं लॉन्ग्स में क्या क्या था। आज कैपिटल मार्केट्स थीम ने और कुछ NBFCs ने ये पूरा का पूरा आज दिन एंजॉय किया। लुक एट BSE 6.5%, 7.5%। ये टीम में भी था सुबह आज ये। देन PV इन्फोटेक, IRB इंफ्रा, HPCL, चोला। आज NBFCs में, कोर NBFCs में सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। उसके बाद हुडको शॉर्ट कवरिंग, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शॉर्ट कवरिंग, बर्जर पेंट्स में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। क्लोज अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल KPIT। बाकी एक सरप्राइज और या फिर जिसे कहते हैं ना डिसअपॉइंटिंग प्राइस परफॉर्मेंस डिलीवरी, 7.5% नीचे। IGL, वोडाफोन आइडिया, सिमेंस और मैक्स हेल्थ केयर आज बैकफुट पे थे। शॉर्ट बिल्डअप हुआ, यहाँ पे क्रैक हुए थी सारे स्टॉक्स। और बाकी यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग में एस्ट्रल, RBL बैंक, UPL, अदानी पोर्ट्स और NMDC। एक बार UPL और SRF लेके आइए। ग्लोबली एसोसिएटेड स्टॉक्स की कैटेगरी में UPL और SRF, इन दोनों के हाल क्या हैं और ये क्लोज कहाँ पे आ रहा है? 613, कोई मोमेंटम जनरेट नहीं किया आज इसने। एंड लुक एट SRF एट 2762, इसका क्या हाल है क्लोजिंग के वक्त? ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में आके क्लोज नहीं हो पाया, जिसे कहते हैं ना डाउटफुल ट्रेजेक्ट्री, बिलो 50 एंड अबव 100, वहाँ पे क्लोज हुआ। मानस, SRF को आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये अपना वो लॉस्ट ग्राउंड रीगेन कर लेगा, वो 2850, 2870? आपकी रीडिंग SRF पे क्या? देखिए, थोड़ा जल्दी है। मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। 2825 के ऊपर खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज आता है। हालांकि सपोर्ट बहुत सही जगह लिया है स्टॉक ने। 200 डे मूविंग एवरेज को कल टेस्ट किया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो वहां पर आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को आई थिंक अब रिवाइज करके 2690 के आसपास लगा लें, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 2825 के ऊपर रहेगी। SRF होल्ड कर सकते हैं फिलहाल, अच्छी तेजी इसमें भी देखने को मिले आज के सत्र में। चलिए पंचनामा का टीज लेते हैं, कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं अभी फिलहाल। और सवाल आज बजाज फाइनेंस पर आया है। 3% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली और सुबह मैंने ब्रोकरेजेस भी बताई थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट और 28% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं ब्रोकरेजेस भी। कैसा लग रहा है स्टॉक बजाज फाइनेंस, आपको क्या व्यू रहेगा? बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है श्रेया। और देखिए कल थोड़ा सा गिरा था लेकिन फिर रिकवर हो गया था। सबसे पहले रिकवर होने वाले स्टॉक्स में था। थोड़ा लंबा चार्ट रखिए इसका जब भी हम पंचनामा की बात करें। और ये देखिए हाई से काफ़ी करीब ही है। आई थिंक 52 वीक हाई करीब 9260 है और पिछले 3 महीने में भी शानदार मूव्स आए हैं, बने रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर डिप पर ऐड करें, ये उस तरीके का स्टॉक है और एक सेफ स्टॉक। हर बार इसने आपको पैसा बना कर दिया है। सेफ स्टॉक बने रहे जिनके पास है, स्ट्रॉन्ग मूव है और स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। जोमेटो पे सवाल है, गावस्कर की पिक थी आज की और जोमेटो कल भी इनफैक्ट गिरते बाजार में ये इन ग्रीन बंद होने में कामयाब हुआ था। आज भी तेज़ है, अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है। जोमेटो कैसा लग रहा है, स्पेशली निफ्टी 50 के में इंक्लूजन के बाद कैसा परफॉर्मेंस? ये 200 नहीं तोड़ रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करिए, आप इसका चार्ट रखिए, देखिए 195 का लो है और वो 195 बस एक दिन आया था मेरे ख्याल से, उसके अलावा ये 200 नहीं तोड़ रहा है। और 180 से 200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जितनी बार 200 के करीब आ रहा है यहाँ पर बाइंग आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अप्रोच है, जो मार्केट कह रही है कि 200 के करीब आप इसमें पोजीशन लें। एक जो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें, ऑब्वियसली 180-90 के करीब का एक वो रखें अपना नज़रिया स्टॉप का।
बट स्ट्रांग है ये स्टॉक, काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए 335 पर शेयर में वापस जुड़ेंगे आपके साथ और डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ और स्टॉक्स पंचनामा से रिलेटेड। लेकिन मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर आज चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। ये वीरू आज डिलीवरी का प्राइस पैटर्न काफ़ी मतलब मुझे चकराने वाला लग रहा है फ्रैंकली। 8% नीचे, मतलब F&O का टॉप लूज़र। और मतलब कल और आज की बार जो देखी हमने, ये पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा इसमें अगर थोड़ा सा पता किया जाए कि हुआ क्या कल और आज के बीच में। कल मतलब ये सबसे बड़ा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट था। मतलब पूरे बाजार में कल 2 ही काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग थी, एक GMR एयरपोर्ट्स और एक डिलीवरी। तो मैं भी अब देखिए एक इवेंट भी था, खबर भी थी, उसका इम्पैक्ट भी था। बट आज का 50 डे में हाई और उसके बाद सबसे बड़ी यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होगी। तो समझ से परे है, थोड़ा शायद क्लियर होने में टाइम लगेगा। बट कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद थोड़ा सा कन्विक्शन था ना जिस पे आज स्टॉक पे, वही मैं इसीलिए मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि कन्विक्शन था जिसमें और चला नहीं, तो ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग था। खैर ये चीज़ें होती हैं मार्केट में। मीनवाइल एक स्टॉक देखिए आप, वोडाफोन आइडिया। और जब मैं कहता हूँ ना कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो नहीं चलेंगे, मतलब नहीं चलेंगे। अब आप देखिए उस दिन खबर आई कि गवर्नमेंट बाकी की इक्विटी में कन्वर्ट करने वाला है। उस दिन मौका दिया था मार्केट ने फिर से आपको एग्जिट करने का। अच्छा मैं एक और बता रहा हूँ, ऐसी खबरें आती रहेंगी, ये मार्केट आपको मौका देता रहेगा 8 से 9 के बीच में एग्जिट करने का। FPO के प्राइस पे आपको एग्जिट नहीं मिलेगी, थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए। FPO के प्राइस पे आपको एग्जिट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वो जो एक बड़ा मूव आया था इसमें, हाँ इसमें आपको क्लियर दिखाई देगा 7 से 8 एक ही दिन में हो गया था, वापस 7 पे आ गया। वो जो रैली आई, एक दिन की रैली 3 दिन में वापस उस लेवल पे आ गया। तो वो यहाँ पर इस तरीके से होता रहेगा। एक और चार्ट चेक लेके क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप लेकर आइए स्टॉक इंडस टावर का। इंडस टावर आज सुबह भी पिक था, आज काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा इसमें, 372 पर क्लोज हो रहा है। सोनी जी इस पर क्या व्यू रहेगा? जिन्होंने लिया वो प्रॉफिट समेटे या कैरी करें? देखिए अनुज जी, अगर ऑलरेडी कोई अच्छे प्रॉफिट में है तो एक बार बुक भी कर सकते हैं। स्टॉक हालांकि स्ट्रॉन्ग लग रहा है बट मार्केट्स भी वॉलेटाइल है। मुझे लगता है कि ओवरऑल पोजिशनली अगर देखेंगे तो टुवर्ड्स 385 की तरफ एक बार टेस्ट कर सकता है स्टॉक। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर अपनी कॉस्ट के ऊपर एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। होल्ड करना चाहिए। 365 के यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है इमीडिएट बेसिस पे। सो 365 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके भी होल्ड कर सकते हैं towards 385 टारगेट। जी इंडस टावर्स आपके स्क्रीन पे डे हाई पर क्लोज होता हुआ और फाइनली। अच्छा ये पारादीप फॉस्फेट्स किसने एक बाय कॉल दी थी इस प्रोग्राम में? मेरे ख्याल से मयूरेश जी की कॉल थी जनाब। अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ 125.24 रिकमेंडेशन जब स्क्रीन पे गई थी, मेरे ख्याल से 4 का चौका का स्टॉक था और ये गया था 245 पे 123 पे ऑन एयर। और ये मेरे ख्याल से अब जा रहा है ऑल टाइम। क्या मयूर जी टारगेट क्या दिया था आपने इस पे? ऑल टाइम हाई क्लोज होगा इसका आज ये। आई थिंक अच्छी खासी अपसाइड देख रहे हैं क्योंकि जैसे फैसिलिटीज ऑन बोर्ड होंगी यानी फंक्शनल होंगी, तो लगता है आई थिंक 18 से 20% यहाँ से भी आई थिंक नाउट में नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आप कुछ स्टॉक्स की और बात करते हैं जिसमें अच्छी तेज़ी। सिप्ला देखिए डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है और फार्मास सेक्टर्स के स्टॉक्स अगर आप देखें जहां पे अच्छी खासी तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ल्यूपिन भी करीब 3.5% की तेज़ी दिखा रहा है। अच्छी तेज़ी इन पर्टिकुलर काउंटर में। ल्यूपिन सोनी जी कैसा लग रहा है? स्टॉक जिनके पास हैं वो क्या करे? फिलहाल प्रॉफिट में है तो अभी बने रहने की सलाह है? श्रेया जी, मुझे लगता है ल्यूपिन में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 2010 के लेवल पे है। टेक्निकली देखेंगे तो एक 200 डेमा रेजिस्टेंस है बट ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर वो लेवल्स क्रॉस होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग मूव कंटिन्यू रहेगा 2050 2080 के रेंज पे। बट अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो टुवर्ड्स अगेन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। तो कल से अगर कोई लेके रखे हैं, मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर दीजिए। रेजिस्टेंस क्रॉस होने का यहाँ पे इंतजार करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ल्यूपिन तो फिलहाल ये राय नज़र आ रही है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स पे पहले थोड़ी डिस्कशन भी कर रहे थे हम, जिस तरीके से गिरावट फिर एक तेज़ी। फार्मा स्टॉक्स पे आपकी क्या राय है? कोई ऐसा पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है आपको? ऐसा कुछ देखिए मैंने ना श्रेया व्यू लिया था कि
हमने काफ़ी समय से व्यू लिया हुआ था कि फार्मा पे हम पॉजिटिव है। अब फार्मा का ना 1 महीने का चार्ट देखिए, ज़्यादातर तेज़ी रही है। एक दिन आया था जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप जी का स्टेटमेंट था कि फार्मा पे भी हम टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद उसमें भी गिरावट आ गई थी। मैंने अपनी कमेंट्री में एक और चीज़ मेंशन की थी, फार्मा में एक और ट्रिगर आपको मिलेगा इस बार का अर्निंग सीजन। कंपनियों ने काफ़ी रीस्टॉकिंग की है यूएस में, तो इस बार के फार्मा के नंबर्स अच्छे आएंगे, तो वो आपको मौका देगा कि मतलब अगर आप फंसे भी मान लो हायर लेवल पर, तो मार्केट शायद आपको बेल आउट करेगा, तो वो एक आपके पास पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। प्लस अब तक तो आया नहीं है फार्मा पे टैरिफ, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था, जब आएगा अब तब देखेंगे। वो एक बार गिर गया, अब उसका मुझे लग रहा है स्लोली ना स्टॉक्स कोशिश करेंगे वापस उस लेवल पे जाने की जहाँ से ये उस दिन गिरना शुरू हुए थे। शायद ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। अच्छा, एक बार ज़रा मेरी नज़र जा रही थी, एक बार निफ्टी मीडिया में ज़्यादा स्टॉक्स हैं नहीं, एक बार जी का चार्ट दिखाएंगे मुझे, जी एंटरटेनमेंट का और सन टीवी का भी देख लें। जी में एकदम से मूव आया और वही मुझे लग रहा था एकदम से 13% का मूव जी एंटरटेनमेंट में, और एकदम से हाँ सन टीवी थोड़ा दी लेकिन मेन जी है, जी में मूव आया, इस वजह से उस इंडेक्स में एक शानदार मूव आया। मयूरेश, जी पर कोई व्यू है क्या 13% ऊपर? तो आई थिंक बीटन डाउन स्टॉक है अनुज जी, बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड जिनके पास है, दे आर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टेकर्स। आई थिंक द वर्स्ट प्रॉब्ली प्राइस में हो चुका है। यहाँ से जो भी आई थिंक एक डेवलपमेंट होगी वो शायद पॉजिटिवली नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो, बट आई थिंक दिस इज ओनली फॉर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टेकर्स, क्योंकि जब तक नंबर्स में सुधार नहीं आएगा एक फंडामेंटल चेंज आने में बहुत समय लग सकता है। जी जैसे जैम निफ्टी मीडिया इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, सन टीवी जी दोनों इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बस जो वो सोनी जी ने कॉल ली थी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे, दैट वाज चंबल, एक बार फिर लेके आइएगा। मतलब ये इस पूरे बाजार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। इट्स 635 अगेन ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है ये। इससे पहले जो सबसे इसका बेस्ट क्लोज था वो था 2 अप्रैल का, और आज 635 पे, तो गजब एक क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। इसके सिवा BSC, एक और स्टॉक जो कि आज बहुत ही प्रभावशाली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, दैट्स NBFCs में चोला फाइनेंस, और NBFCs में मानस की भी एक कॉल थी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, वो भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। बट दिन खराब रहा आज डिलीवरी के लिए IGL, और एक और स्टॉक एस्ट्रल, जहां हल्का सा एक ग्रेजुअली एक पुल बैक की थ्योरी बन रही थी, बट वो आज सिंक हो गया टुवर्ड्स 1273, आज डे लो पे क्लोज होता हुआ एस्ट्रल कंप्लीटली बैकफुट पे। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। बड़ी वॉल पे अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू, और चलिए वॉल पर चलते हैं। निफ्टी करीब 400 पॉइंट ऊपर, 1.7% ऊपर, जहाँ खुले वहीं बंद हुए। बीच में मार्केट ने डे लो में करीब 200 पॉइंट गंवाए भी, और डे हाई में यहाँ से और 150 पॉइंट ऊपर भी आया, तो लेकिन मोटा मोटी मार्केट जहाँ खुला वहीं बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वही काम, 750 पॉइंट ऊपर। निफ्टी IT में अच्छी शॉर्ट कवरिंग रही, करीब 0.2% ऊपर रहा, 33,222 पर क्लोजिंग रही यहाँ पर निफ्टी IT में। और मिड कैप इंडेक्स 2.2% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2.2% ऊपर था, और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप अच्छा था, 2200 बढ़ने वाले शेयर, 380 गिरने वाले शेयर, इनफैक्ट 5:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन था थ्रू आउट, काफ़ी शानदार रहा। सेंसेक्स भी करीब 1.5% ऊपर था, सेंसेक्स की याद रखिएगा आज वीकली एक्सपायरी थी। तो क्लियरली आज एक अक्रॉस द बोर्ड सॉर्ट ऑफ तेज़ी का दिन था। आप जरा सेक्टोरल हिट में आप देखिए, और मेरे ख्याल से आज सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे। सबसे ज़्यादा लीड किया आज रियल एस्टेट ने, करीब 2.6% ऊपर था। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, IT, ऑटो, PSU बैंक, फाइनेंशियल्स, सब में करीब 1.5 से लेकर 2-2.5% के करीब की रैली थी। तो कुल मिलाकर आज यहाँ भी मूड माहौल अच्छा था। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज का जरा किस तरीके का रहा। सरप्राइजिंगली सबसे ऊपर 2 फाइनेंशियल शेयर्स थे, जियो फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। सरप्राइजिंग इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली जब आप फाइनेंस स्टॉक्स की बात करते हैं सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक दिमाग में आता है, लेकिन जियो फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस में सबसे ज़्यादा रैली हुई। फिर BEL, सिप्ला, आयशर मोटर्स, टाइटन, ग्रासिम में अच्छी तेज़ी रही, अदानी एंटरप्राइजेस, ONGC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, SBI 3% ऊपर था, एक्सिस बैंक में रैली थी, बजाज फाइनेंस में रैली थी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में रैली थी। टेक महिंद्रा आज का स्पॉटलाइट था, इन्फोसिस आज का हमारा बिग स्टॉक था। जोमेटो 215 पर बंद हुआ, SBI लाइफ में तेज़ी थी, भारती, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉप, बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी थी। सिर्फ एक पावर ग्रिड था जो हल्के से लॉसेस के साथ बंद हुआ, लेकिन
वीरू, क्लोज मार्केट की अच्छी थी आज, ऑल फैक्टर्स कंसिडर्ड। क्लोज अच्छा था। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 600 अंक ऊपर हैं, बट हाँ, एक इवेंट पॉलिसी कल, उसके इंतज़ार में शायद बाजार ने बहुत कुछ गेन भी नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ सरेंडर भी नहीं किया। जिस ओपनिंग ट्रैजेक्टरी थी उसी को हमने मोर और लेस होल्ड किया। मेरे ख्याल से शुरुआती 15 मिनट का एवरेज प्राइस भी यही था और क्लोजिंग के वक्त भी हमें यही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और निफ्टी आईटी आज लगभग 550 अंक ऊपर, तो कल के लॉसेस को थोड़ा सा कंपनसेट किया। खैर, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है और पूछना चाहते हैं अपना कोई प्रश्न किसी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल से संबंधित, तो ज़रूर पूछेगा। मार्केट का पंचनामा में छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और कल पॉलिसी डे पे आपसे मुलाकात होगी इस पूरे पैनल की, मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।